ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 91 से 100। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 91 खजाना चुराना। अध्याय 91 खजाना चुराना। जबकि वह बोना अपने आप से बेहद संतुष्ट था, हानली अपने दिमाग में योजना बना रहा था। 7 मिस्ट्री सेक्ट की ओर से 2 आदमी तुरंत बाहर कूद गए। भीड़ से कूदने के बाद बिना कुछ कहे वे बिजली की तरह तेजी से सीधे बोने की ओर दौड़ पड़े। वे वांग ज्यूचू के 2 शेष मार्शल चाचा थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इन दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर दुखी भाव थे। ये स्पष्ट था कि उस लंबे और तगड़े आदमी की मृत्यु ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया था। परिणाम स्वरूप उन्हें भिक्षु गोल्डन लाइट के प्रति अंतहीन घृणा महसूस हुई और उन्होंने उसकी तलवार की उत्कृष्ट गतिविधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिद्वंद्वी को मारने और अपने मृत साथी की ओर से बदला लेने की प्यास से ग्रस्त थे। इस खुफिया जानकारी का पता लगाएं। इसे ऑडियोबुक 108 पर पुनः खोजें। संप्रदाय के नेता वांग ने मूल रूप से उनके लापरवाह कार्यों को रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि रहस्यवादी तकनीकों में सक्षम इस बौने का देर सबेर सामना करना ही होगा। ये 2 मार्शल अंकल ही बौने को धमकाने में सक्षम थे। अब उन्हें रोकने के बजाय बेहतर होगा कि उसके मार्शल चाचाओं की बदला लेने की इच्छा का फायदा उठाया जाए और उन्हें तुरंत बौने से भिड़ा दिया जाए। ये सोचकर वांग ज्यूचू ने उन शब्दों को निगल लिया जो वह उन्हें वापस बुलाने के लिए कहने वाला था। भिक्षु गोल्डन लाइट ने बहुत समय पहले अपना सबक नहीं सीखा था और इन विरोधियों को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने एक उंगली से धूसर रोशनी को दोनों की ओर बढ़ाया। धूसर रोशनी तुरंत प्रकाश की एक लंबी किरण में बदल गई और सीधे उनकी ओर उड़ गई। एक विद्वान जैसे दिखने वाले चाचा को तुरंत संदेह हुआ कि उड़ती हुई तलवार की धूसर रोशनी उनकी ओर उड़ेगी। उसने एक भौं उठाए और अपना हाथ उठाया, जिससे उसकी आस्तीन से एक पतली चांदी की रेखा निकली। वह प्रकाश की धूसर रेखा से टकराकर 1 सेकंड के लिए रुक गया। हालांकि प्रकाश की धूसर रेखा फिर आगे बढ़ी, मानो कुछ हुआ ही न हो। ऐसा लग रहा था कि सिल्वर लाइन का ज्यादा असर नहीं हुआ। अन्य लोग चांदी की रेखा की प्रकृति को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सके, लेकिन इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स द्वारा उसे प्रदान की गई अत्यधिक दृष्टि के साथ हानली इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। इसमें एक सीधी रेखा में एक के बाद एक निकली हुई दसियों चांदी की सुइयां शामिल थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि विद्वान ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था। ऐसी शक्तिशाली तकनीक, जो कई पतली पंख जैसी हल्की सुइयों को हिंसक रूप से लॉन्च करने में सक्षम थी, ने हानली को बहुत दिलचस्पी दी थी। ये देखकर कि चांदी की सुइयों का कोई असर नहीं हुआ, विद्वान घबराया नहीं बल्कि अपने शरीर को घूमते हुए लट्टू की तरह घुमाने लगा। इसके तुरंत बाद उसकी घूमती आकृति ने अलग अलग आकार की प्रकाश की अनगिनत ठंडी किरणें छोड़ी, जो 2 भागों में विभाजित हो गई। एक भाग चांदी की धारा में बदल गया, जो सीधे भूरे प्रकाश से टकराया, जिससे एक दूसरे से टकराने पर तेज कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। दुर्भाग्य से ये प्रकाश की धूसर रेखा को नष्ट करने में असमर्थ था। दूसरा भाग सुनहरे अवरोध से टकराते हुए सीधे बौने की ओर उड़ गया। डिंग डिंग। ये प्रभाव अपने आप में एक शानदार दृश्य था। प्रकाश की धूसर धारियां चांदी की धारा के विरुद्ध प्रक्षेपित हुई, जिससे अनगिनत मात्रा में मलबे के टुकड़े गिरे। क्योंकि वे पूरी तरह से बिखर गए थे, कोई भी अब उनके मूल स्वरूप को नहीं पहचान सकता था, लेकिन सुनहरे अवरोध से टकराने वाली वस्तुएं बरकरार थी, केवल न्यूनतम क्षति हुई थी। इन वस्तुओं ने चांदी की धारा बनाई और इसमें कुछ फेंकने वाले चाकू, प्रार्थना माला, लोहे के कमल के बीज, धातु के सिक्के और असंख्य छिपे हुए हथियार शामिल थे। कुछ अपरिचित वस्तुएं भी थीं जिनका नाम नहीं दिया जा सका। भिक्षु गोल्डन लाइट थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि उसने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ लिए और सोचा कि ये सांसारिक, सामान्य धातु के हथियार संभवतः लंबे समय तक उसके खजाने की रक्षा नहीं कर सकते। ताए वसंत ऋतु की गड़गड़ाहट जैसी एक विशाल चीख पूरे मैदान में गूंज उठी,
जिसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय सभी को पता चला कि भूरे कपड़े पहने आदमी, जो मूल रूप से विद्वान के साथ बाहर निकला था, ने एक अज्ञात क्षण में अपनी पीठ से कीमती तलवार खींच ली थी और लगातार ग्रे रोशनी की ओर चल रहा था। उसके हाथ में जो तलवार थी, उसकी नोक से लगभग 2 इंच रोशनी निकल रही थी। रोशनी लगातार बढ़ती और सिकुड़ती रही, जिससे भयावह ठंड फैलती रही। वायु तलवार पॉइंट। यह अज्ञात था कि इस सर्वोच्च तलवार कौशल का नाम सबसे पहले किसने चिल्लाया था, जिसके लिए हर तलवारबाज सपने में भी तरसता होगा। अचानक एक विस्फोट हुआ। मंच के अंदर और बाहर दोनों ओर से जोश भड़क उठा। अगर कोई कहे कि उड़ने वाली तलवारें किंवदंती की अफवाह हैं, तो स्वॉर्ड पॉइंट जियांग हू की एक किंवदंती होगी जिसके लिए सभी तलवारबाज तरसेंगे। वर्तमान में न केवल तलवार पॉइंट और उड़ने वाली तलवारें उत्तराधिकार में दिखाई दी, बल्कि उनका तत्काल टकराव भी हुआ। ऐसा दृश्य देखने में असमर्थ होने पर कोई कैसे क्रोध से नहीं जल सकता। यह एक ऐसा क्षण था जो जीवन को सार्थक बना सकता था। हालांकि इस समय जिया तियानलोक भीड़ से उत्साहित नहीं थी। इसके बजाय जब उससे ठंडे पसीने का प्रवाह महसूस हुआ तो उसके आसपास के लोगों को एक ठंडी आभा निकलती हुई महसूस हुई। केवल अभी उसे समझ में आया कि पीछे देखने पर भयभीत होना कैसा लगता था। हालांकि वह पहले से जानता था कि 7 रहस्य संप्रदाय 3 महान विशेषज्ञों को छिपा रहा है। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस विशेषज्ञ के पास इतना बड़ा कौशल होगा कि वह स्वॉर्ड पॉइंट का उपयोग करने में सक्षम होगा। यदि उसने इस भिक्षु गोल्डन लाइट से कार्रवाई करने का अनुरोध नहीं किया होता, तो जिया तियानलोक को डर था कि यह भूरे कपड़े वाला व्यक्ति, जो स्वॉर्ड पॉइंट का उपयोग करने में सक्षम है, अपने पक्ष के प्रत्येक व्यक्ति को मार सकता है। जबकि जिया तियानलोक की भयभीत अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। भूरे कपड़े पहने आदमी पहले ही प्रकाश की भूरे रंग की लकीर के नीचे आ चुका था। इस समय यह अज्ञात था कि क्या विद्वान ने अपने छिपे हुए हथियारों की आपूर्ति समाप्त कर दी थी या विद्वान ने जानबूझकर रोक दिया था। लेकिन विद्वान का शारीरिक घुमाव अचानक रुक गया, जिससे चांदी की धारा टूट गई जो भूरे रंग की रोशनी के खिलाफ धक्का दे रही थी। अब किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था। धूसर रोशनी स्वाभाविक रूप से भूरे कपड़े पहने आदमी के सिर की ओर गिर रही थी। भूरे कपड़े पहने आदमी ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ ली और निडर होकर हवा में ऊंची छलांग लगा दी। उसने अपनी तलवार की नोक लहराए और धूसर रोशनी पर बेरहमी से वार किया। एक स्पष्ट डांग ध्वनि हवा में फैल गई। भूरे कपड़े पहने वह आदमी हवा में से जमीन पर गिर गया और लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे चला गया। इसके तुरंत बाद उसने अपना मुंह खोला और मुंह से खून निकाला। उसकी अभिव्यक्ति निराशाजनक और उदासीन हो गई। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार का पहला 3 इंच गायब हो गया था और एक सपाट उभार में बदल गया था। इस प्रहार से ग्रे स्ट्रीक एक शॉट पक्षी की तरह पीड़ित हो गई और आकाश से गिर गई। धूल में उतरने के बाद भी धूसर रोशनी की चमक कम नहीं हुई। इसके बजाय ये लगातार स्पंदित होता रहा, बरकरार और पूरी तरह से जोरदार दिखाई दिया। इस घटना को देखकर दोनों भीड़ एक साथ आश्चर्य से चिल्ला उठी। हालांकि 7 मिस्ट्री संप्रदाय के सदस्यों की चीखें खुशी से भरी हुई थीं, जबकि जियान तियानलोक का पक्ष चिंता से भरा हुआ था। विद्वान भी खुश था, लेकिन वह एक पल के लिए झिझका जब उसने हवादार भूरे कपड़े पहने आदमी और बौने की आंखों को देखा। फिर भी उसका शरीर दुश्मन को भगाने की तैयारी करते हुए बौने की ओर उड़ गया। विद्वान के कुछ कदम दूर उड़ने का इंतजार किए बिना भूरे कपड़े पहने आदमी अचानक पीछे से चिल्लाया, जल्दी चकमा दो। विद्वान का मन चौंका, लेकिन वह तुरंत आगे बढ़ने लगा। हालांकि उसे अपनी गर्दन से ठंडी अनुभूति महसूस हुई और उसने भूरे रंग की रोशनी को अपने पास से उड़ते हुए देखा। उसने एक बिना सिर के शरीर को कुछ कदम आगे बढ़ते देखा जो जल्द ही फर्श पर गिर गया। उस शरीर का पिछला भाग अत्यधिक परिचित लग रहा था। जैसे ही विद्वान ने ये सोचा, उसकी चेतना तुरंत लुप्त हो गई। भिक्षु गोल्डन लाइट इस समय पूरी तरह से अहंकारी थे। उसने एक बार फिर जमीन पर भूरे रंग की रोशनी को अचानक उठने और भूरे कपड़े पहने हुए आदमी की ओर उड़ने का आदेश दिया,
जो 3 विशेषज्ञों में से एकमात्र जीवित बचा था। विद्वान से छुटकारा पाने के लिए उसने जो छोटी सी योजना अपनाई, उस पर उसे बहुत गर्व था। जैसे ही उसने इस भूरे कपड़े पहने व्यक्ति को मारने के बाद 7 रहस्य संप्रदाय के बचे हुए हिस्से को तुरंत मारने की योजना बनाई, उसने अचानक भीड़ के भीतर से एक व्यक्ति से एक वाक्य सुना, तुम्हारी ये उड़ती हुई चीज, मुझे इसका शौक हो गया है। कैसा रहेगा अगर आप इसे मुझे दे दें और मुझे इसके साथ खेलने दें। जैसे ही उसने ये सुना, उसने महसूस किया कि एक दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति उसकी धूसर रोशनी के पास आई और जबरन उसके साथ उसका संबंध तोड़ दिया, उसे उसके नियंत्रण से छीन लिया। भूरे रंग की रोशनी जो मूल रूप से भूरे कपड़े पहने आदमी की ओर उड़ रही थी, हवा में मुड़ गई और भीड़ में उड़ गई। जहां भी धूसर रोशनी जाती थी, लोग डर के मारे अपना सिर खो देते थे और हर जगह उससे बचते रहते थे। महज एक आम सा दिखने वाला युवक 17 से 18 वर्ष तक अपने मूल स्थान से अविचल खड़ा रहा। ये युवक एक पल के लिए मोन्क गोल्डन लाइट की ओर मुस्कुराया और अपने शुद्ध सफेद दांतों को उजागर किया जो उसकी सांवली त्वचा के विपरीत थे। फिर उसने भूरे प्रकाश की ओर इशारा किया, जो आज्ञाकारी रूप से उसके हाथ में आ गया। एक अमर कृषक बोने का दिल कांप उठा और उसका रंग फीका पड़ गया, तुलना से परे पीला पड़ गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 92 तलवार तावीज। अध्याय 92 तलवार तावीज। जिस किसी ने भी इस युवक की हरकतें देखी, उन सभी ने सोचा कि उनकी आंखें खराब हो गई होंगी। मूल रूप से जब उन्होंने ग्रे लाइट को 7 रहस्य संप्रदाय से भीड़ की ओर मुड़ते और उड़ते देखा, तो उन्हें लगा कि बोने ने अपना मन बदल लिया है। पहले बाकी विनम्र मार्शल आर्ट शिष्यों को मारने का इरादा रखता है और फिर ग्रे कपड़े पहने व्यक्ति को संभालता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किसने कल्पना की होगी कि भूरे रंग की लकीर भीड़ में उड़ जाएगी और वास्तव में एक साधारण प्रतीत होने वाले शिष्य के हाथ पर गिर जाएगी, जिसने सहजता से इसे प्राप्त कर लिया। इस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा था। 7 रहस्य संप्रदाय के पक्ष, जिसमें संप्रदाय के नेता वांग और भूरे कपड़े पहने व्यक्ति शामिल थे, दोनों ने अप्रत्याशित बचाव से सुखद आश्चर्य और राहत महसूस की। वांग जुएचू परमानंद में था और उससे भी अधिक खुश था कि उसके पास हानली को डेथ मैच में भाग लेने के लिए सहमत होने की दूरदर्शिता थी। वह जानता था कि डेथ मैच में भाग लेने वालों का अस्तित्व, साथ ही 7 रहस्य संप्रदाय का अस्तित्व, अब से पूरी तरह से इस बेहद रहस्यमय डॉक्टर हानली पर निर्भर करेगा। ली फियू समझ गया था कि हानली ने क्या चुराया है। इस समय उसका मुंह खुला रह गया था और कुछ देर तक बंद नहीं हुआ। हालांकि वह जानता था कि उसका करीबी दोस्त कुछ हद तक उत्कृष्ट था। अमर कल्टीवेटर की उड़ने वाली तलवार को छीनने में सक्षम होना एक ऐसी उपलब्धि थी जिसका ली फेयू केवल सपना देख सकता था, जिससे वह पूरी तरह से चकित हो गया था। ये वास्तव में इस हद तक चला गया कि झांग शियाओर, एल्डरली और विरोधी जिया त्यानलोक की आंखें चौड़ी हो गईं और वे निःशब्द हो गए। उनके चेहरे का हर भाव देखने में बेहद अद्भुत था। कई निगाहें हटाई गईं, जिनमें भय, संदेह और सुखद आश्चर्य शामिल थे, लेकिन वे सभी हानली पर गिरी। हानली की अभिव्यक्ति सहज थी और वह पूरे समय मुस्कुरा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे दर्शकों की ध्यान भरी निगाहों की तनिक भी परवाह नहीं थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उस शांत रूप के पीछे उसका मन अंतहीन अवसाद से भरा हुआ था। केवल स्वर्ग ही जानता था कि हानली बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसकी मूल योजना बोने के लापरवाही से अपने सुनहरे अवरोध को गिराने का इंतजार करना और फिर चुपके से हमला करना था। तब तक वह खुद को पीछे छिपा लेता था और विपक्ष को आसानी से मारने के लिए बहुत छोटे आग के गोलों का इस्तेमाल करता था। लेकिन किसने सोचा होगा कि स्वर्ग की योजना मनुष्य की योजना से आगे निकल जाएगी। हानली ने चारों ओर भूरे रंग की लकीर को उड़ते हुए देखकर एक असहज जलन पैदा कर दी थी और अनजाने में उस तकनीक का इस्तेमाल किया था जो उसने पहले अंतहीन अभ्यास के माध्यम से सीखी थी, टेलीकिनेसिस तकनीक। परिणाम ये हुआ कि वस्तु को आसानी से जब्त कर लिया गया। इतनी साधारण जब्ती बहुत अप्रत्याशित थी।
हान ली ने बस अपनी जादुई शक्ति को भूरे रंग की लकीर की ओर बढ़ाया और बौने की आध्यात्मिक शक्ति को आसानी से मिटा दिया, जिससे उसके और भूरे प्रकाश के बीच संबंध स्थापित हो गया। एक और हान ली ने आसानी से प्रतिद्वंद्वी के खजाने पर कब्जा कर लिया था और गुप्त रूप से प्रसन्न था। दूसरी ओर अब उसके पास बौने का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह कुछ हद तक असहज हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसके पास प्रतिद्वंद्वी के कछुए के खोल को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल नहीं है। उन्हें सांत्वना देने वाली एकमात्र बात यह थी कि उनकी जादुई शक्ति उनके विरोधियों से कई गुना अधिक थी। बेशक हान ली की अभिव्यक्ति में बेचैनी का जरा भी संकेत नहीं देखा जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पूरी तरह से जानते थे कि यदि कोई मनोवैज्ञानिक रूप से उच्च आधार रखता है, तो उन्हें वास्तविक टकराव में बहुत फायदा होगा और कुछ हद तक सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। यह एक तरकीब थी जो उसने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट मैनुअल से सीखी थी। परिणाम स्वरूप बौने को एक महान शत्रु के रूप में पहचानने के बाद हान ली ने इसके विपरीत दिखाया और इसके बजाय अपनी आस्तीन में एक कार्ड रखने की अभिव्यक्ति दिखाई। उसने इत्मीनान से उस खजाने को आगे पीछे किया जो उसने अभी अभी अपने हाथों में लिया था। धूसर रेखा उत्साही बनी रही और इसकी लंबाई अनिश्चित थी, इसका वास्तविक रूप अभी भी था स्पष्ट। ये ऑडियो बुक 108 में एम्बेडेड है। हान ली ने कुछ पीले बौने पर एक नजर डालने के लिए अपना सिर उठाया और थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपने हाथों के बीच की भूरे रंग की लकीर को हल्के से रगड़ा। भूरे रंग की लकीर की चमक तुरंत खत्म हो गई, जिससे उसका असली स्वरूप सामने आ गया। ये वास्तव में एक दाववादी कागजी ताबीज था। इसके अलावा इस अजीबोगरीब ताबीज पर एक छोटी ग्रे तलवार का चित्र भी बना हुआ था। कागज के ताबीज पर छोटी भूरी तलवार सजीव और सजीव खींची गई थी, मानो वह असली हो। इसके अलावा छोटी तलवार को चलने के लिए प्रेरित करने वाली कोई जादुई शक्ति नहीं थी, फिर भी यह अपने आप ही एक धीमी बहती हुई रोशनी उत्सर्जित करती थी, जैसे कि यह एक असाधारण तेज तलवार हो। इसकी ठंडी आभा भयावह थी। हालांकि इस दाववादी ताबीज के संबंध में उनके मन में दूसरे विचार थे। अपनी उत्कृष्ट रहस्यमय शक्ति के पिछले महान प्रदर्शन को याद करके उन्हें कुछ हद तक संतुष्टि महसूस हुई। आखिरकार इसकी उग्रता तो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी, उन्हें यकीन था कि यह बाद में काफी उपयोगी होगा। हान ली ने आसानी से तावीज को अपनी जेब में रख लिया। उसने इस वस्तु को इसके पिछले मालिक के सामने अकड़कर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि प्रतिद्वंद्वी ताबीज के साथ क्या चालें चल सकता है। इसके अलावा वह टेलीकिनेसिस तकनीक से काफी अपरिचित थे। उन्होंने कभी भी किसी उपयुक्त वस्तु पर इसका अभ्यास नहीं किया था। उसका मानना था कि यदि वह अब इस वस्तु का उपयोग करेगा तो इससे अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल करना बहुत मुश्किल होगा। उसके सामने भिक्षु गोल्डन लाइट असहाय रूप से देखता रहा जब हान ली ने उससे लिया हुआ खजाना अपनी जेब में डाल लिया। वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन उसमें आगे बढ़कर उसे अपने से दूर करने का साहस नहीं था। ये ज्ञात होना चाहिए कि चूंकि प्रतिद्वंद्वी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ताबीज से आसानी से मिटाने में सक्षम था, इसलिए उसके प्रतिद्वंद्वी की जादुई शक्ति उसकी जादुई शक्ति से कई गुना अधिक गहरी होनी चाहिए। सचमुच उनमें उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का साहस नहीं था। हान ली ने देखा कि बौना तनावग्रस्त था। भिक्षु गोल्डन लाइट स्पष्ट रूप से गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की, ये जानते हुए कि वह पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी के वश में थे। यह न जानते हुए कि कौन श्रेष्ठ है, हान ली की घबराहट इस मामले को और भी अधिक सुझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अंत में बाघ के भेष में लोमड़ी बनने का निर्णय लेते हुए हान ली ने अपने शरीर पर शाही उड़ान तकनीक का प्रयोग किया। बौने के सामने पहुंचने तक उसकी आकृति कई बार चमकी। हान ली को उस तरह से चलते देखकर जिससे देवता प्रकट हुए और राक्षस गायब हो गए, भिक्षु गोल्डन लाइट और भी अधिक भयभीत हो गया। वह कई कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका और डरते डरते धीमी आवाज में बोला, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं इस क्षेत्र के संसाधनों पर विजय नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां या अमर अमृत लिया है। मुझे इनमें से केवल कुछ ही मरे हुए लोगों का सोना मिला, इससे अधिक कुछ नहीं।
इसके अलावा मैंने आपके स्थानीय कबीले के हितों का उल्लंघन नहीं किया। तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई कारण नहीं है। इन शब्दों को सुनकर हान ली गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी ने उसे किसी अमर साधना कबीले का प्रतिनिधि समझ लिया है। उसका आत्मविश्वास अचानक थोड़ा बढ़ गया। उसने जानबूझकर एक फीकी मुस्कान दी और इसके तुरंत बाद उसने एक रहस्यमय पहचान का नाटक किया और धीरे से पूछा, मुझे नहीं पता कि महामहिम कौन है। आपने नश्वर मामलों में भाग लेने और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र की स्थानीय व्यवस्था को बिगाड़ने की पहल क्यों की है? यह मेरे कबीले को मुश्किल स्थिति में डाल देता है। प्रतिद्वंद्वी के मन की बात सुनकर और यह सोचकर कि हानली के पास उसे निपटाने का इरादा नहीं था, बोने ने तुरंत अपनी भावना जगाई। उसकी दो छोटी छोटी आंखें कई वृत्तों में घूम गईं और उसने झट से टालते हुए कहा, मैं किन ये पर्वत श्रृंखला के ये कबीले का शिष्य हूँ। मैं बस वहां से गुजर रहा था। क्योंकि मैं फरवुल्फ गैंग के कमांडर का पुराना दोस्त था, मैं उनकी अपील को टाल नहीं सका और उनकी मदद करने का फैसला किया। जानबूझकर आपके कुल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। भाई, मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर देंगे। आपके कुलीन कुल का नाम क्या है? भविष्य में यह विनम्र व्यक्ति आपके कुल में आकर इस अपराध के लिए क्षमा याचना अवश्य करेगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 93 प्रचंड लपटें शत्रु को जला रही हैं। अध्याय 93 प्रचंड लपटें शत्रु को जला रही हैं। इस तथ्य का खुलासा करने के बाद कि वह ये कबीले से कोई था, बोने ने अनजाने में अपनी छाती फुला ली, जैसे कि वह अभी अभी बोले गए शब्दों से समर्थन प्राप्त कर सकता था। उसकी आवाज का स्वर भी और अधिक साहसी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किन ये से ये कबीले नाम से जुड़ी प्रसिद्धि के बारे में बेहद आश्वस्त थे। पर्वत श्रृंखला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये देखकर कि बोना अचानक कितना साहसी हो गया, हानली को पता था कि ये कबीले को एक प्रसिद्ध अमर कबीला होना चाहिए। हालांकि भले ही बोने को इतना प्रभावशाली समर्थन प्राप्त था, फिर भी वह लड़ाई की शुरुआत के दौरान घबरा गया था और उसने गलतियां की जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि उसने झूठ नहीं बोला था। वह अमर वंश में कोई नहीं था। उनके जीवन या मृत्यु का कबीले के लिए कोई महत्व नहीं था, जिससे उनके नष्ट होने पर भी कोई हलचल नहीं होगी। हान ली ने कुछ ही क्षणों में अपना निर्णय सुना दिया। अपने दिल में उसने पहले ही अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह जानता था कि भविष्य में इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इस कटौती ने हानली के भीतर सहानुभूति के आखिरी धागे को नष्ट कर दिया, जिसका दिल एक मजबूत जानलेवा इरादे से तेजी से बढ़ने लगा। आखिरकार उनके प्रतिद्वंद्वी की जादुई शक्ति की तुलना हानली से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि बोने की हरकतें भी एक मूर्ख की तरह थी, बावजूद इसके कि बोना एक अमर कृषक था। हालांकि यहाँ एक अमर कृषक को पाना कितना दुर्लभ था। भले ही डेथ मैच की कोई स्थिति न हो, हान ली इस मौके को नहीं छोड़ेंगे और इस बड़े उपहार को अस्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा हान ली अपने व्यवहार और वाणी के आधार पर आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि बोना दयालु व्यक्ति नहीं था। इस प्रकार जब हानली हरकत में आया तो उसे थोड़ी सी भी झिझक नहीं हुई। किन येलिंग, ये कबीला, क्या वह उस प्रसिद्ध कबीले से हो सकता है? हानली के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ, मानो उसे बोने की बातों पर विश्वास हो गया हो। चूंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें डराने के लिए इस नाम का उपयोग करने का साहस किया, हानली ने चुपचाप अनुमान लगाया कि यह कबीला अमर कृषकों के बीच काफी प्रसिद्ध होना चाहिए। ये बिल्कुल वही ये कबीला है। भाई, आपने वास्तव में ये कबीले के बारे में सुना है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। ये देखकर कि ये कबीले के महान नाम ने हानली को कैसे प्रभावित किया, बोने ने शिखी बघारना और ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। ये कबीले। हानली ने संकोच करने का नाटक किया और चिंतन की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हुए अपना सिर खुजलाया। ये स्थिति देखकर उस बोने के हृदय में खुशी खिल उठी। वह तुरंत किनारे की ओर दौड़ा और उन्मादी ढंग से ड्रम पर प्रहार किया, जिससे शोर का शोर पैदा हो गया।
वह बेहद डरे हुए थे कि अगर यह सब लंबा चला तो स्थिति उनके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें कबीले के बुजुर्गों में से एक से मिलवाऊंगा और हम ऊपरी प्रबंधन को ये तय करने देंगे कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? हान ली ने ऐसे उत्तर दिया मानो उसे एक कठिन स्थिति में डाला जा रहा हो। ऐसी परेशानियों की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बात है। यदि आप चाहते हैं कि बड़े लोग ऐसे छोटे मामले में शामिल हों, तो मुझे डर है कि इससे बड़े लोगों की नजर में बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह आपकी भविष्य की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक होगा। जैसे ही बॉने ने हान ली का उत्तर सुना, वह सदमे में आ गया। उसने हान ली को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हुए जल्दी से देखभाल करने वाला चेहरा बना लिया। भिक्षु गोल्डन लाइट ने हान ली को एक अनुभवहीन युवा अमर कृषक के रूप में देखा जो सांसारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहा था। उसने सोचा कि हान ली को हमेशा उसके कबीले के अंदर फंसाया गया है और खेती करने के लिए मजबूर किया गया है। हान ली की युवावस्था और उसकी गहन जादुई शक्ति का एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण ये था कि वह हाल ही में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आया था। आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई। हान ली बहुत भावुक दिखे और उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाकर विचार किया। अपनी भुजाएं फैलाकर उसने वह ताबीज निकाला जिसके ऊपर एक छोटी तलवार का चित्र बना हुआ था। ये पहली बार है जब मैं तुमसे मिला हूँ, लेकिन भाई ने पहले ही मेरा इतना ख्याल रखा है। मुझे लगता है कि मैं ये खजाना तुम्हें, इसके असली मालिक को लौटा दूंगा। धोखे से, हान ली ने गंभीर स्वर में बात की, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति में अनिच्छा के कुछ निशान थे। बोना अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये सोचना कि उसके सामने अमर कृषक इतना भोला था कि वह उस खजाने को वापस करना चाहेगा जो बोने ने अभी अभी खोया था। इस डर से कि किसी भी झिझक के कारण हान ली अपना मन बदल लेगा, बोने ने इसके बारे में आगे सोचना बंद कर दिया और जल्दी से फैसला कर लिया। जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाए, उसके चारों ओर का सुनहरा अवरोध पूरी तरह से विघटित हो गया। उसने अपना ताबीज वापस पाने के लिए हाथ बढ़ाया और रूखेपन से कहा, जब भाई इतना ईमानदार है तो मैं अब विनम्र नहीं रहूंगा। ये देखकर कि बोने ने ताबीज पकड़ने की कोशिश में अपना हाथ बढ़ाया, हान ली की अभिव्यक्ति में अचानक एक बड़ा बदलाव आया। वह बोने की पीठ की ओर इशारा किया और उत्साह से चिल्लाया, कबीले नेता, यह आदरणीय बुजुर्ग इस स्थान पर क्यों आए हैं? ये सुनकर बोना अचंभित हो गया, इतना भयभीत हो गया कि उसे खजाने की कोई परवाह नहीं रही। उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल सन्नाटा था। ओह बकवास। बोना चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि वह हान ली के जाल में फंस गया है। उसने जल्दी से अपना सिर पीछे घुमाया तो उसे केवल अपनी छाती के पास गर्माहट महसूस हुई। इसके तुरंत बाद आग की लपटें उसके शरीर से उठने लगी, जिससे वह आग के समुद्र में समा गया। पलक झपकते ही बोना जलकर राख हो गया। यह N0V और L-BAN में एम्बेडेड है। इस क्षण के बाद हान ली ने एक लंबी आह भरी और अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसका उपयोग उसने पहले आग के गोले को बाहर निकालने के लिए किया था। छोटी फायरबॉल तकनीक का उपयोग करना और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल से मारना, पूरी प्रक्रिया बेहद सरल लगती थी, लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए उसने वास्तव में बहुत दबाव के तहत बहुत अधिक प्रयास किया था। अब जब उसका गुप्त हमला सफल हो गया, तो उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन अपनी प्रशंसा की। जिया तियानलोग और वांग ज्यूचू ने स्पष्ट रूप से देखा था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि न तो हान ली और न ही बोना दूसरों को अपनी बातचीत सुनने देने के लिए तैयार थे। उन्होंने बेहद धीमे स्वर में बात की थी। दर्शक बहुत दूर थे, इसलिए उनकी आवाजें नहीं सुन पा रहे थे। वे केवल ये जानते थे कि हान ली को देखकर बोना बेहद डर गया था, लेकिन कुछ वाक्यों के आदान प्रदान के बाद बोना ईमानदारी से हान ली से कुछ मांगता हुआ दिखाई दिया। अंतिम क्षणों के दौरान उन्होंने देखा कि जब बोने की पीठ मुड़ी, तो हान ली ने अचानक एक आग का गोला छोड़ा और फर वुल्फ गैंग के समर्थक को भस्म कर दिया, जिससे वह आसानी से सफेद धूल की परत में बिखर गया।
जिया तियानलोग को अपने मुंह में एक कड़वा स्वाद महसूस हुआ, इतना कड़वा कि यह उसके दिल में गहराई तक उतर गया। ये कैसे हो सकता था? मूलतः परिणाम उनके पक्ष में था, लेकिन इसका अंत ऐसा क्यों हुआ? सात रहस्य संप्रदाय के इस साधारण शिष्य के प्रकट होने के बाद सब कुछ अचानक उलट पुलट हो गया। यहाँ तक कि भिक्षु गोल्डन लाइट, एक अमर कृषक, को ऐसी स्थिति में जला दिया गया जहां वह मरने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर वांग ज्यूचू की भावनाएं स्वाभाविक रूप से उसके महान शत्रु से विपरीत थी। उसने अपनी कमर पर रखी अपनी लंबी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया था और उत्साहित भाव से देख रहा था। एक अशोभनीय मुद्रा में बैठे हुए उसने हान ली की ओर देखा, जिसने आसानी से बौने को दूर कर दिया, जबकि उसके चेहरे पर एक उत्साही अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। वर्तमान हान ली बहुत उत्साहित थे। हालांकि ये सिर्फ बौने के खिलाफ जीत का उत्साह नहीं था। भिक्षु गोल्डन लाइट की राख से उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुओं की खोज की जो जलकर राख नहीं हुई थी। वहां बहुत सारी वस्तुएं नहीं थी, केवल एक तावीज, एक आदेश पदक और एक किताब। तावीज वह था जिसका उपयोग बौने ने स्वर्ण अवरोध खड़ा करने के लिए किया था। हालांकि हानली को मंत्र नहीं पता था, फिर भी यह उसे खुशी से पागल करने के लिए पर्याप्त था। फिलहाल जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह एक सुरक्षात्मक उपाय था जिसका उपयोग उसकी जान बचाने के लिए किया जा सकता था। कमांड मेडलियन एक काले त्रिकोणीय आकार की वस्तु थी। एक तरफ उस पर सुनहरे शब्द खुदे हुए थे, अमर स्वर्गारोहण, जबकि दूसरी तरफ आदेश शब्द चांदी में खुदा हुआ था। संपूर्ण कमांड पदक धातु से बना नहीं लग रहा था, लेकिन ये स्पर्श करने के लिए भारी और ठोस था। हान ली को पता नहीं था कि इसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है। और जहां तक उस किताब की बात है, हान ली को पता था कि यह कोई असाधारण वस्तु होगी, इस तथ्य को देखते हुए कि उनकी फायरबॉल तकनीक को लागू करने के बाद ये जलकर कुरकुरा नहीं हुई थी। लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह किताब वास्तव में किसी प्रकार का वंशावली रिकॉर्ड था, उन लोगों का रिकॉर्ड जिनका उपनाम किन था। हान ली को नहीं पता था कि इसका भिक्षु गोल्डन लाइट से क्या लेना देना है, नहीं यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि बौने ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस बौने ने कहा कि वह ये कबीले का एक शिष्य था, लेकिन वह उन लोगों का वंशावली रिकॉर्ड साथ लाया जिनका उपनाम किन था। क्या वह ये कबीले का कमीना बच्चा हो सकता है? बहुत निराश होकर हान ली ने कुछ दुर्भावनापूर्ण अनुमान लगाए। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 94 पूर्ण विजय अध्याय 94 पूर्ण विजय। हालांकि उसके पास था इन तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद भी वह उनमें से किसी का भी तुरंत उपयोग करने में सक्षम नहीं था। हालांकि हान ली ने फिर भी बिना किसी विनम्रता के उन्हें एकत्र किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली फिर खड़ा हुआ और अपने शरीर पर लगी धूल साफ की। एक मुस्कुराहट का उपयोग करते हुए जो वास्तव में मुस्कुराहट नहीं थी, उसने जिया तियानलोग और बाकी जंगली भेड़िया गिरोह की ओर देखा। क्या आप अपने स्वयं के शिरोबिंदु को तोड़ने का इरादा रखते हैं या आप चाहते हैं कि मैं स्वयं आपको विदा कर दूं? हान ली का लहजा बहुत विनम्र था, लेकिन उनके शब्दों के अर्थ ने फारल वुल्फगैंग को थोड़ी सी भी छूट नहीं दी। इन शब्दों को सुनकर जिया तियानलोग को एक असाधारण ठंड महसूस हुई जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसके पूरे चेहरे को ठंडा कर रही थी। उसने खुद को लगातार शांत रहने की चेतावनी दी और कहा कि इस आदमी से निपटने का एक तरीका होगा। हालांकि वह ठंडे पसीने की परत से ढके अपने माथे को पोंछने से खुद को नहीं रोक सका। जिया तियानलोग ने एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर किया, ये जानते हुए कि उसे यह जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं थी कि उसका वर्तमान रंग बिना किसी संदेह के बेहद भद्दा था। बड़े प्रयास से उसने जंगली भेड़िया गिरोह के सभी लोगों की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन पाया कि उसके लोगों का रंग भी पीला पड़ गया था। वे सभी डरे हुए थे और उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जो एक बड़ी तबाही के आसन्न आगमन की भविष्यवाणी कर रहे थे। ये लोग असमंजस में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी घबराई हुई आंखों में लड़ने की जरा भी इच्छाशक्ति नजर नहीं आ रही थी। जिया तियानलोग निराश थी।
सेवन मिस्ट्री संप्रदाय का सामना करते हुए उसने अपने कट्टर दुश्मन वांग जुएचू को देखा, जो ठंडी नजर से पीछे की ओर देख रहा था, जो मार सकता था। अधिकांश भाग में बाकी भीड़ में घृणास्पद अभिव्यक्तियां और बदला लेने की प्यास थी। इस सामग्री की शुरुआत का पता ऑडियो बुक्स 108 से लगाया जा सकता है। जिया तियानलोव घाटे में थी। जैसे ही उसने अनजाने में डेथमैच क्षेत्र से बाहर देखा, उसकी नजर अपने मूल रूप से वफादार और समर्पित अधीनस्थों पर पड़ी। उनकी पिछली भावनाएं और वर्तमान में उनकी अभिव्यक्तियां जो व्यक्त कर रही हैं, उनमें एक दूसरे से कोई समानता नहीं है। कुछ ऐसे थे जो चिंतित थे और अन्य जो अलग थलग थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के चेहरे पर अप्रत्याशित रूप से प्रसन्नता थी। वे सभी एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे, जाहिर तौर पर जिया तियानलोव के दुर्भाग्य पर खुशी महसूस कर रहे थे। ये काम नहीं करेगा। हम स्वयं निर्णय लेंगे कि हम यहीं मरेंगे या नहीं। हम जीवित रहेंगे और अपना आधिपत्य पूरा करना जारी रखेंगे। यह अज्ञात था कि यह किसकी अभिव्यक्ति थी जिसने जिया तियानलोव की नसों को छुआ, लेकिन उसकी आंखों में अचानक उन्माद झलक उठा। पुरुषों, आओ, आयरन गार्ड्स, आगे बढ़ें और अपने क्रॉसबो तैयार करें। आप में से बाकी लोग अपने आदेश की प्रतीक्षा करें। अचानक जिया तियानलोव ने बड़ी मात्रा में आंतरिक शक्ति के साथ जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जिया तियानलोव एक कमांडर बनने के योग्य थी। भले ही मृत्युदंड में भाग लेने वाले लोग पहले अपनी बुद्धि के अंत में थे, उसकी दहाड़ जिसमें आंतरिक शक्ति थी, ने उनकी सारी आत्माओं को जगा दिया, जिससे वे लोग ऐसे लगने लगे जैसे वे अभी अभी एक सपने से जागे हों। भले ही वे जंगली भेड़िया गिरोह से थे या सिर्फ एक छोटे गुट के विशेषज्ञ थे, उन सभी के पास समर्थन का एक स्तंभ था। एक के बाद एक उन्होंने अपनी मुट्ठियां पोंछी और अपनी हथेलियां रगड़ी और मौत से लड़ने का दृढ़ संकल्प अपनाया। हान ली ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ ली और हल्की सी हंसी भरी। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए वह धीरे धीरे जिया तियानलोव की ओर चला। ऐसा लगता है जैसे मुझे अभी भी कुछ और गतिविधियां बर्बाद करनी होंगी, हान ली ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। क्रॉसबो फायर करें। अपने प्रतिद्वंद्वी को सीमा में प्रवेश करते देख जिया तियानलोव ने अपने सूखे होंठ चाटे और बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। तुरंत सैकड़ों हरे स्टील क्रॉसबो बोल्ट ने हान ली की ओर तेजी से गोलीबारी की। उन्होंने हान ली के सामने एक बड़ा समूह बनाया, जिससे हवा और बारिश को भी गुजरने से रोका गया। एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। जब जिया तियानलोव ने हान ली को अपने सामने आने वाले क्रॉसबो बोल्ट का सामना करते हुए देखा, तो युवक को थोड़ा सा भी डर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जिया तियानलोव को एक अजीब सी मुस्कान दी, इससे पहले कि उसका शरीर धुंधला पड़ने लगे। क्रॉसबो बोल्ट के पास आने वाले लोग थोड़ी सी भी रुकावट के बिना हान ली की आकृति से होकर गुजर गए और दूर उड़ गए। उस क्षण में ऐसा लगा जैसे उसका शरीर निराकार था। इसके तुरंत बाद दिन की पूरी रोशनी में उसका शरीर कई बार हिल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिया तियानलोव का रंग फीका पड़ गया। जैसा कि उसने उसे निर्देश दिया था, अधीनस्थों को सावधान रहने की जरूरत है। हान ली अचानक उनसे केवल कुछ दर्जन कदम की दूरी पर प्रकट हुए थे। जिया तियानलोव के आदेश देने की प्रतीक्षा किए बिना आयरन गार्ड्स ने एक बार फिर अपने क्रॉसबो से अव्यवस्थित तरीके से तीर चलाए। इस बार बोल्टों के बाद उड़ने वाले चाकू, स्लीव स्प्रंग बोल्ट और कई अन्य छिपे हुए हथियार थे। संयुक्त रूप से वे हान ली की ओर बढ़ रहे मधुमक्खियों के झुंड की तरह थे। हमले ने इन लोगों को निराशा से एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। उनका प्रतिद्वंद्वी अब उनकी नजरों में नहीं था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। जैसे ही जिया तियानलोव चिंतित हो गया, उसने अचानक अपने पीछे से दो दयनीय चीखें सुनी। वह अचंभित रह गया और तुरंत पलट गया। उसने देखा कि उसके पास दो आयरन गार्ड मानव आग के गोले में बदल गए हैं। उसने ये भी देखा कि जो युवक पहले गायब हो गया था, उसकी हथेलियां गार्डों के शरीर से चिपकी हुई थी। जैसे ही उसकी हथेली ने उनके शरीर को छोड़ा, दोनों आयरन गार्ड पहले ही राख में बदल चुके थे। जैसे ही युवक की हथेलियां अलग हुई, जिया तियानलोव ने बेहोश होकर उसके हाथ के केंद्र से एक टिमटिमाती लाल रोशनी देखी,
लेकिन उसे नहीं पता था कि हान ली ने किस आश्चर्यजनक तकनीक का इस्तेमाल किया था। जिया तियानलोग ने जो देखा वह जादुई तकनीकों और मार्शल आर्ट का एक साथ पूरी तरह से उपयोग किए जाने का प्रदर्शन था। उसके दोनों हाथों से लाल रोशनी चमक रही थी, प्रत्येक चमकती रोशनी फायरबॉल तकनीक से एक छोटा आग का गोला थी। हान ली ने धीरे धीरे जादुई शक्ति को अपने शरीर में प्रसारित किया, जिससे छोटे आग के गोले अपने मूल आकार में लौट आए। फिर उसकी आकृति एक बार फिर गायब हो गई और तुरंत भीड़ के दूसरे छोर पर प्रकट हो गई। एक बार फिर जंगली भेड़िया गिरोह का एक और सदस्य एक प्रचंड आग के गोले में बदल गया। इस तरह हान ली रुक रुक कर गायब हो गया और भीड़ में फिर से प्रकट हो गया। हर बार जब वह सामने आता था तो कोई न कोई शिकार होता था। भले ही उसने पीड़ित को अपने हाथ से कहीं भी छुआ हो, वह व्यक्ति तुरंत जल जाएगा और दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगा। जिया तियानलोग ने उन आंखों से शून्यतापूर्वक आगे की ओर देखा जिनमें थोड़ी सी भी भावना नहीं थी। उसका रंग राख जैसा भूरा हो गया, मानो किसी शव का हो। उस छोटे से क्षण में आधे से अधिक लोग हान ली के हाथों मर चुके थे। जो बचे थे वे असुरक्षित महसूस करने लगे और एक के बाद एक वे हर दिशा में भागने लगे। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की भूत जैसी शारीरिक तकनीक के सामने ये लोग एक के बाद एक राख में तब्दील हो गए। जब तक वह अपने अंतिम अधीनस्थ के पास पहुंचा, जिया तियानलोग की उग्र आत्मा पहले ही दम तोड़ चुकी थी। जंगली भेड़िया गिरोह का कमांडर पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वह जानता था कि यह तथ्य कि अब तक हान ली ने उसे नहीं छुआ था, एक निरर्थक पहलू था जिसे जानबूझकर उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा बरकरार रखा गया था। हालांकि अब वह अकेला बचा था, इसलिए उसने सोचा कि घातक आग अंततः जल्द ही उसके सिर पर गिर जाएगी। हान ली ने कमांडर जिया तियानलोग को अब और इंतजार नहीं करने दिया। कमांडर के अंतिम अधीनस्थ से छुटकारा पाने के बाद हान ली ने संकोच नहीं किया और तुरंत जिया तियानलोग के पीछे भाग गया। हान ली ने जिया तियानलोग को पूरी तरह से आग के गोले के साथ विदा करके उसे तरजीह दी। महान जिया तियानलोग को अगली दुनिया में पहुंचाए जाने के बाद हान ली ने ताली बजाई और धीरे से खुद से कहा, ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे स्वयं ही सुलझा लो। ये बहुत बेहतर होता, कष्ट भी कम होता, लेकिन आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से इसका निपटारा करा दिया। आग लगने का एहसास निश्चित रूप से अप्रिय रहा होगा। टीएल अगली दुनिया में पहुंचा दिया गया। चीनी में गुइकी का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम की ओर लौटना। यह मरने के लिए एक व्यंजना है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति पश्चिमी स्वर्ग में लौट आया है, जो बौद्ध धर्म का संदर्भ है। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 95 राक्षसी नाम प्रसिद्ध रूप से गूंज रहा है। अध्याय 95 राक्षसी नाम प्रसिद्ध रूप से गूंज रहा है। हान ली ने अपना सिर उठाया और मैदान की ओर देखा। भले ही वे सेवन मिस्ट्री संप्रदाय के सदस्य हो या फरवुल्फ गैंग के, उन सभी के चेहरे पर रंग का कोई निशान नहीं था, क्योंकि वे डर और डर के भाव के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चाहे वह उड़ती हुई तलवार प्राप्त करना हो, भिक्षु गोल्डन लाइट को मारना हो, या जिया तियानलोग के 10 अंगरक्षकों को तुरंत राख में बदलना हो, इन सभी कार्यों से संकेत मिलता है कि हान ली न केवल भिक्षु गोल्डन लाइट की तरह एक अमर कृषक थे, बल्कि उनमें दया की भी कमी थी, या दया उनके तरीके और भी अधिक थे भिक्षु गोल्डन लाइट की तुलना में ठंडे खून वाला और निर्दयी। इस प्रकार जहां भी उसकी नजर पड़ती, लोग उसकी चकाचौंध की दिशा में अपना सिर झुका लेते और छिप जाते। किसी की उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वर्तमान हान ली हर किसी में डर पैदा करने में सक्षम था। अभी भी नहीं भटक रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पहाड़ पर रहना चाहते हो और मैं तुम्हें विदा कर दूं? हान ली ने फरवुल्फ गैंग के सदस्यों की ओर रुखाई से कहा। उसकी आवाज तेज नहीं मानी जा सकती थी, लेकिन पर्वत शिखर पर मौजूद हजारों लोग उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे, जिससे वे उसकी आवाज से भयभीत हो गए। जल्दी चलो, भाग जाओ। अगर हम यहाँ रुकेंगे तो वह हमें जलाकर मार डालेगा, एक अज्ञात व्यक्ति चिल्लाया।
इसके साथ ही जंगली भेड़िया गिरोह और छोटे संप्रदायों के बाकी आक्रमणकारी तुरंत अराजक हो गए, क्योंकि वे एक दूसरे को धक्का देकर सबसे पहले पहाड़ों से भागने की कोशिश कर रहे थे। नीचे की ओर भागते लोगों की धारा के कारण छोटा पहाड़ी रास्ता अत्यधिक भीड़भाड़ वाला हो गया। रास्ते में उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए और कुचलकर मर भी गए। कुछ ही समय बाद सेटिंग सन शिखर सम्मेलन खाली हो गया। 7 रहस्य संप्रदाय के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं था। वांग जुएचू आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके संप्रदाय के सामने आने वाला खतरा इतनी आसानी से टल जाएगा या जिया तियानलों को इतनी जोर से नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि खुशी के बावजूद उसके दिल में बेचैनी के निशान भी थे। वह जानता था कि चूंकि हानली आसानी से उनकी आपदा को टाल सकता है, वह 7 रहस्य संप्रदाय पर भी आसानी से दबाव डाल सकता है या उसे नष्ट भी कर सकता है, जिससे वे वर्तमान जंगली भेड़िया गिरोह बन सकते हैं। जैसे ही संप्रदाय के नेता वांग ने इस बारे में सोचा, चिंता के निशान एक बार फिर उनके शुरुआती आराम वाले दिल में दिखाई दिए। अनायास ही उसकी नजर अखाड़े के केंद्र पर चली गई। डॉक्टर हान कहाँ है? स्तब्ध संप्रदाय नेता वांग ने एक तेज सांस ली। इससे पहले वह अनिश्चित विशेषज्ञ हान ली बिना किसी निशान के गायब हो गया था। क्या किसी ने डॉक्टर हान को देखा? वांग जुएचू ने जल्दी से पूछा। कोई अनुमान नहीं, ध्यान नहीं दिया। भीड़ में लगभग सभी को पता नहीं था कि हान ली कहाँ गया, लेकिन इसकी उम्मीद ही की जा सकती थी। आखिरकार उनका ध्यान उस विधि पर केंद्रित था जो हान ली अपने विरोधियों को जलाने के लिए इस्तेमाल करता था। कौन उस अमानवीय राक्षस की ओर से नजर फेरने का साहस करेगा? अपनी भूत या शारीरिक गतिविधियों के कारण यदि हान ली नहीं चाहता कि वे उसकी गतिविधियों पर नजर रखें, तो इसे हासिल करना बेहद आसान होगा। अब उसकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि वह भीड़ में घुल मिल गया था और सेटिंग सन समिट से पहले ही चला गया था। कई भूरे वस्त्रधारी पुरुषों ने अपना मुंह खोला और चेहरा ठीक होने पर इस बात पर जोर दिया। पहले ही चला गया? वह कहाँ जा रहा था? संप्रदाय के नेता वांग के चेहरे पर एक जटिल भाव था। वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। जैसे ही उसने अपने आसपास के बारे में सोचा, उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। वांग ज्यूचू की आंखें अचानक तेज रोशनी से चमक उठी और उनके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिससे एक चालाक बूढ़े धोखेबाज का चेहरा सामने आ गया। इस समय असाधारण रूप से उत्साहित ली फेयू झांग शियू से बात कर रहे थे, क्योंकि उनके अच्छे दोस्त ने अचानक खुद को एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में उजागर किया। ली फेयू ने ध्यान नहीं दिया कि वह किसी के ध्यान का केंद्र बन गया है। ठीक इसी तरह जंगली भेड़िया गिरोह और बाकी आक्रमणकारी आकाशीय इंद्रधनुष पर्वत से तेजी से पीछे हट गए। उन्होंने 7 रहस्य संप्रदाय के क्षेत्र को जल्दी से छोड़ने के लिए रात भर दौड़ते हुए अपने घोड़ों का दुरुपयोग किया। क्योंकि 7 रहस्य संप्रदाय के ऊपरी सोपान की शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, संप्रदाय नेता वांग ने पीछे हटने वाले आक्रमणकारियों का पीछा करने के लिए पुरुषों को नहीं भेजा। वह दिन बहुत लंबा दिन था। एक बार दिन बीत जाने के बाद फरवुल्फ गैंग और 7 मिस्ट्रीज संप्रदाय दोनों ने अपने झंडे रख दिए और अपने ढोल की थाप बंद कर दी और अपने नुकसान से उबरने के लिए युद्धविराम में प्रवेश किया। इस बार दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई कई उतार चढ़ाव वाली लड़ाई है। कुछ ही समय में एक पौराणिक अमर के साथ साथ एक राक्षसी शख्सियत की बात भी फैल गई। इस पौराणिक कहानी ने अच्छे और बुरे दोनों संप्रदायों के सदस्यों को इस विषय पर लगातार चर्चा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कहानी एक ऐसी कहानी में बदल गई जो कई पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। कहानी में महान युद्ध एक सर्वोच्च तलवार चलाने वाले के साथ शुरू हुआ, जो अपनी तलवार से तलवार की किरणें निकालने में सक्षम था, जो एक अमर तलवार के खिलाफ लड़ सकता था। उसकी उड़ती हुई तलवार पर पैर रखकर उड़ो। अंत में स्वॉर्ड इमोर्टल की उड़ने वाली तलवार की तकनीकें बहुत रहस्यमय थी, यहाँ तक कि तलवार की किरणों से भी अधिक शक्तिशाली, और इस प्रकार स्वॉर्ड इमोर्टल ने सर्वोच्च तलवार उपयोगकर्ता को आसानी से हरा दिया।
इस अवसर का उपयोग करते हुए एक उग्र दानव अचानक प्रकट हुआ और सर्वोच्च तलवार उपयोगकर्ता और तलवार अमर द्वारा एक दूसरे को घायल करने के ठीक बाद तलवार अमर को मार डाला। राक्षस भी उन्मत्त हो गया, उसने अपनी आग की लपटों को भड़काते हुए 1000 से अधिक दर्शकों को मार डाला। हताहतों में से एक फर वुल्फ गैंग के कमांडर बदकिस्मत जियातियान लोग थे। वह बिना किसी शव के धूल में बिखर कर मर गया। गॉड हैंड वैली की सीमा पर हान ली ने ली फेयू के मुंह से वह कहानी सुनी जिसमें वह एक उग्र राक्षस बन गया था। वह सदमे में अवाक होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा। इस बीच ली फेयू हंसते हुए इस हद तक झुक रहा था कि आधे दिन के बाद वह अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पा रहा था। यह दोपहर का समय था, डेथ मैच के बाद 5वां दिन। उस रात हान ली चुपचाप भीड़ में छुप गया और सेटिंग सन समिट से चला गया। एक बार जब उन्हें क्रुक्ड सोल मिल गया तो वे वापस गॉड हैंड वैली लौट आए। एक बार जब वह वापस आया तो उसने एक संकेत लटका दिया जिसमें लिखा था कि वह एकांत प्रशिक्षण के कारण किसी से भी, यहाँ तक कि सात रहस्य संप्रदाय के सर्वोच्च प्राधिकारी से भी मिलने से इनकार कर देगा। इस डेटा का मूल स्रोत ऑडियोबुक 108 में स्थापित किया गया। स्वाभाविक रूप से हान ली के नाम के पीछे की प्रसिद्धि के कारण शीर्ष स्तर के लोगों ने असंतोष की भावना दिखाने की हिम्मत नहीं की, न ही उन्होंने बिना निमंत्रण के गॉड हैंड वैली में घुसपैठ करने की हिम्मत की। वे केवल कुछ समय के लिए घाटी के बाहर आज्ञाकारी रूप से इंतजार कर सकते थे और आहें भर सकते थे जब वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट गए। अगले दिनों के दौरान हान ली ने टेलीकिनेसिस तकनीक का अभ्यास करने के लिए बोने की तलवार के ताबीज का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वह सूरज उगने से पहले ही अपनी टेलीकिनेसिस तकनीक का अभ्यास कर लेगा। हर दिन वह चमकते तावीजों को घाटी में उड़ाता था और नृत्य करते हुए तब तक बिना रुके उड़ता रहता था जब तक कि उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। बाद में वह अपना अभ्यास फिर से शुरू करने से पहले अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता था। इस तरह हान ली ने बार बार अपने शुष्क और नीरस प्रशिक्षण को जारी रखा जो 3 दिनों तक चला जब तक कि उन्होंने टेलीकिनेसिस तकनीक के प्रारंभिक चरण में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर ली। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 96, दोष अध्याय 96। दोष तावीज की उड़ान पर अपने नियंत्रण का अभ्यास करते हुए हान ली ने पाया कि तावीज को आगे बढ़ाने के लिए टेलीकिनेसिस तकनीक का उपयोग करने से यह प्रकाश की एक भूरे रंग की लकीर में बदल जाएगा। हालांकि यह अतुलनीय रूप से तेज था, फिर भी जब इसे पूर्ण उपयोग में लाया गया तो कुछ प्रमुख सीमाएं थी। भले ही ये लगभग हर चीज को काट सकता था और उसकी इच्छा के अनुसार हमला कर सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सबसे पहले इस धूसर प्रकाश को फैलाने में बहुत अधिक जादुई शक्ति खर्च हुई। एक बार जब हान ली ने शाश्वत वसंत कला की 8वीं परत तक खेती की तो वह लगातार 100 बार फायरबॉल तकनीक का उपयोग कर सकता था। हालांकि धूसर रोशनी को नियंत्रित करते समय उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त होने से पहले केवल 1/4 घंटे तक ही बनी रह सकी। उसे अब याद आया कि पहले मोंट गोल्डन लाइट ने तुरंत ग्रे स्ट्रीक का उपयोग नहीं किया था। उसकी जादुई शक्ति बहुत सीमित थी और वह केवल कुछ समय के लिए ही ताबीज को नियंत्रित कर सका। इससे ये स्पष्ट हो गया कि जब हान ली ने ग्रे स्ट्रीक पकड़ ली थी तो उसने इतना कमजोर प्रतिरोध क्यों किया था। जबकि बोना भूरे रंग की लकीर को नियंत्रित कर रहा था, बोने ने शायद अपनी जादुई शक्ति का आधे से अधिक खर्च कर दिया था। इसके अलावा हान ली की जादुई शक्ति मूल रूप से बोने की तुलना में कहीं अधिक थी। बोने के साथ जादुई शक्ति में प्रतिस्पर्धा करते समय बोने का पूरी तरह से हार जाना स्वाभाविक था। ये ऑडियो बुक 108 में एम्बेडेड है। इसके अलावा ग्रे स्ट्रीक के साथ एक और समस्या ये थी कि इसकी आक्रमण दूरी काफी सीमित थी। ग्रे स्ट्रीक को केवल लगभग 70 मीटर के दायरे में ही आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। इस सीमा के बाहर उसका नियंत्रण कठोर और सुस्त हो जाएगा। कभी कभी वह नियंत्रण खो देता था। लगभग 100 मीटर की सीमा के बाहर उड़ान भरने पर
भूरे रंग की लकीर पूरी तरह से ताबीज के रूप में अपने असली रूप में बदल जाएगी और जमीन पर गिर जाएगी। उन दो दोषों के संबंध में हान ली का मानना था कि एक बार जब उसकी जादुई शक्ति बढ़ जाएगी तो वे समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हालांकि एक आखिरी समस्या थी, ताबीज का घातक दोष। कई बार ताबीज का उपयोग करने के बाद हान ली को पता चला कि छोटी भूरे रंग की तलवार के चित्र से निकलने वाली ठंडी रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो गई थी, क्योंकि वह जितना अधिक इसका उपयोग करता था ऐसा लग रहा था कि इसका जीवन काल धीरे धीरे कम हो गया है। दूसरे शब्दों में, इस ताबीज के सीमित संख्या में उपयोग थे। जब इसे जितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता था वह सीमा पार कर जाती थी, तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता था और एक परिपक्व मौत मर जाता था। एक बार जब हान ली ने इस भूरे प्रकाश को नियंत्रित करना सीख लिया तो उसने तुरंत अभ्यास करना बंद कर दिया। आखिरकार वह खतरनाक परिस्थितियों के महत्वपूर्ण क्षण के दौरान इस तावीज का उपयोग करने में सक्षम होना चाहता था। शायद बाद के किसी संकट में यही वस्तु उसकी नन्ही जान को बचा सकेगी। उसी तरह हान ली का मानना था कि स्वर्ण तावीज जो स्वर्ण बाधा में बदल सकता है, उस पर भी समान प्रतिबंध था। हालांकि फिलहाल उसे इसका उपयोग करने का मंत्र नहीं पता था। वह इसे केवल संग्रहित कर सकता था और भविष्य में उपयोग के लिए तैयार कर सकता था। हान ली के आराम करने के बाद उन्होंने त्रिकोणीय कमान पदक और किन कबीले के मैनुअल की जांच की। दुर्भाग्य से उन्हें इन वस्तुओं से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी तरह 5 दिन बीत गए। जिस क्षण हान ली ने ये कहते हुए संकेत हटा दिया कि वह दूसरों को नहीं देखेगा, ली फेयू एक पात की तरह दौड़ पड़ा। जब उसने हान ली को देखा तो उसने उसे उसके राक्षस बनने की अफवाह के बारे में बताया। इन अफवाहों ने हान ली को अवाक कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह केवल अपना चेहरा सख्त कर सकता था और ली फेयू को दुखी नजर से देख सकता था। ली फेयू जाहिर तौर पर उसका मजाक उड़ा रहे थे। ली फेयू ने अंततः दिल खोलकर हंसना बंद कर दिया और धीरे धीरे अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में हान ली से कहा, आपको मेरे यहाँ आने का कारण अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि संप्रदाय के कई बुजुर्गों को मेरे साथ सहजता महसूस नहीं हुई और उन्होंने मेरा रुख जानने के लिए आपको भेजा। हान ली ने उदासीनता से उत्तर दिया, हे, जब तक तुम्हें पता है। मानो वह बड़ों के महान विश्वास के बोझ तले दब गया हो। ली फेयू ने एक आह भरी। हालांकि आपकी क्या योजना है कि मैं, आपका घनिष्ठ मित्र, उन साथियों को वापस रिपोर्ट करूं? मुझे रिश्वत देने के लिए उन्होंने पहले ही मुझे एक्सटर्नल ब्लेड डिवीजन के डिवीजन प्रमुख के पद से पदोन्नत करने का वादा किया है। ली फेयू तुरंत एक बार फिर शरारत से मुस्कुराई। हान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि महान संप्रदाय नेता वांग और पहले उल्लेखित बुजुर्ग असहज हैं। आइए इस मामले को स्पष्ट करें, अन्यथा वे राहत महसूस नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसा ही होगा। लौटे और संप्रदाय नेता वांग को बताएं कि कल दोपहर में मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने के लिए सेटिंग सन शिखर सम्मेलन में जाऊंगा। उसे बताएं कि उसे असहज होने की जरूरत नहीं है। हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, इन शब्दों के साथ मैं वापस रिपोर्ट कर सकता हूँ। ली फेयू ने बिना किसी प्रतिबद्धता के जवाब देते हुए अपने कंधे उचकाए। उसके बाद हान ली और ली फेयू ने एक पल के लिए बेतहाशा बातचीत की। बात यहाँ तक पहुँच गई कि हान ली ने ली फेयू को नजदीक से फायरबॉल तकनीक दिखाई, जिससे ली फेयू का नजरिया खुल गया और वह पूरे दिन के लिए ईर्ष्यालु हो गया। ये कुछ समय तक जारी रहा। इससे पहले कि ली फेयू ने छुट्टी ली और वांग जिउचू को वापस रिपोर्ट करने के लिए घाटी छोड़ दी। हान ली कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और दूर से ली फेयू की प्रस्थान करती आकृति को देखता रहा। बहुत देर तक सोच में खोया रहा। वह अचानक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और अपने पीछे का दरवाजा बंद करके कमरे में प्रवेश कर गया। अगली सुबह जैसे जैसे आसमान चमकता गया, हान ली अत्यंत गोपनीयता के साथ सेटिंग सन शिखर पर चढ़ गए।
वह तब तक चुपचाप चलता रहा जब तक कि वह संप्रदाय नेता वांग के कमरे में प्रवेश नहीं कर गया। जब वांग जिउचू जागे तो उन्होंने अपने बिस्तर के बगल में एक व्यक्ति की छवि देखी। उसका रंग भद्दा हो गया, लेकिन वह एक कठोर मुस्कान पाने में कामयाब रहा। कुछ हद तक अस्वाभाविक रूप से उन्होंने पूछा, डॉक्टर हान ली, आप क्यों आए? मुझे आशा है कि आपका स्वागत न करने के लिए आप मुझे माफ कर देंगे, लेकिन क्या हम दोपहर को मिलने के लिए सहमत नहीं हुए? आपका आदरणीय स्वन्य इतनी जल्दी क्यों आ गया? हान ली ने संप्रदाय नेता वांग पर ठंडी नजर डाली। इस नजर से वांग जिउचू के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। संप्रदाय नेता वांग का चेहरा ऐसा था मानो उसे चाकू से काटे जाने का दर्द सहना पड़ा हो। वांग जिउचू को भयभीत देखकर हान ली खुद से गुप्त रूप से प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने स्वर्ग की आंख तकनीक को क्रियान्वित करने के बाद वांग जिउचू को देखा, जिससे खुद को कुछ विशेष प्रभाव मिले। कुछ दिन पहले उनके शोध ने स्वर्ग की आंख तकनीक के लिए एक नया उपयोग खोजा। वह सामान्य मनुष्यों की आत्माओं को भयभीत करने के लिए स्वर्ग की आंख का उपयोग कर सकते थे। कोई कारण नहीं है, मुझे बस यह महसूस हुआ कि अगर मैं पहले आऊं तो हर किसी का दिमाग थोड़ा अधिक स्पष्ट हो सकता है। इस तरह वे किसी भी अप्रिय मामले को दूसरे पक्ष पर नहीं थोपेंगे। हान ली के चेहरे से थोड़ी सी भी अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकी, हालांकि उसका लहजा कुछ हद तक गलत इरादे वाला लग रहा था। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 97, बैकहैंड लेनदेन अध्याय 97। बैकहैंड लेनदेन जैसे ही संप्रदाय के नेता वांग ने ये सुना, उनका दिल ढोल की तरह धड़कने से बच नहीं सका। कल उन्हें और अन्य बुजुर्गों को ली फेयू से हान ली का संदेश मिला था कि वह कल दोपहर में सेटिंग सन शिखर सम्मेलन में आएंगे। इनमें से कुछ लोगों को तुरंत लगा कि हान ली बहुत खतरनाक है और उन्होंने अपना विवेक खो दिया। उन्होंने बैठक के दौरान कार्रवाई करने और हान ली को मारने के अवसर का लाभ उठाने का प्रस्ताव रखा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि इस प्रस्ताव को एक अलग समूह से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने माना कि इस तरह की कार्रवाइयां बहुत खतरनाक थीं और असफल होने पर उन्हें बड़ा प्रतिशोध भुगतना पड़ सकता था। जो लोग तुरंत कार्रवाई करना चाहते थे, उन्होंने काफी समय तक अफवाहें उड़ाई और गहन खंडन के उद्देश्य से रात के दौरान कई औचित्य का सपना देखा। दरअसल ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि यह आरोप कि हान ली बहुत खतरनाक था, सब सिर्फ एक दिखावा था। कुछ लोग थे जो उसकी खेती की तकनीक से ईर्ष्या करते थे और उससे लाभ पाने के लिए उसके खिलाफ साजिश रचने की योजना बना रहे थे। डॉक्टर हान ली, शायद आरोपों का विरोध करने वालों की मंशा भी ऐसी ही थी। बात सिर्फ इतनी थी कि वे उन लोगों की तुलना में नर्म और अधिक गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने हान ली के खिलाफ सीधे तौर पर साजिश रची थी। संप्रदाय नेता वांग की उपस्थिति में ये दोनों समूह क्रोध और उत्तेजना से झगड़ पड़े। प्रत्येक बैठक की शुरुआत से लेकर उसके शीघ्र समाप्त होने तक किसी भी पक्ष ने वास्तव में दूसरे को आश्वस्त नहीं किया था। इसके बजाय वे लगातार बहस करते रहे। अंत में जब बचे हुए मार्शल अंकल, भूरे कपड़े पहने व्यक्ति, ने देखा कि संघर्ष शांत होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, तो उसने तुरंत सभी को शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। सकना, क्या तुम्हें उसके बड़ों के मारे जाने के बाद उसे खोजने आने का डर नहीं है? भूरे कपड़े पहने व्यक्ति के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिससे बड़ों के बुखार से भरे दिमाग तुरंत शांत हो गए। ये सही है, हान ली बहुत छोटा है, लेकिन वह पहले से ही इतना क्रूर है। उसके पीछे अवश्य ही कोई अमर वर्ग का बुजुर्ग होगा। भले ही हम उसकी मौत की प्रकृति को छिपा दें, जब उसके बुजुर्ग आते हैं तो क्या यहाँ हर कोई दुखद मौत नहीं मरेगा? जब उन्हें समझ आया कि डॉक्टर हान को मारना खुद को मारने के बराबर होगा, तो जो लोग मूल रूप से हान ली को जहर देने के प्रयास की वकालत कर रहे थे, उन्होंने अपना मन पूरी तरह से बदल दिया था। हालांकि उनमें से एक या दो अभी भी लालच में अंधे थे और लगे रहे। हालांकि अब उन्होंने हान ली से निपटने के लिए अधिक उदार तरीके सुझाए। संप्रदाय के नेता वांग ने हान ली को कुछ गहन शब्द बोलते हुए सुना था।
वह कुछ हद तक दोषी महसूस करता था और मानता था कि हान ली के पास बड़ी जादुई शक्ति है। क्योंकि वांग जिउचू को नहीं पता था कि हान ली को एक दिन पहले हुए विवाद का विवरण कैसे पता चला, वह और भी अधिक सतर्क हो गया। हालांकि वांग जिउचू कई वर्षों तक संप्रदाय के नेता रहे थे, इसलिए उनका अनुभव और चतुराई असाधारण थी। वह शीघ्र ही हेवन आई तकनीक के प्रभाव से दूर हो गया और अपनी सामान्य अभिव्यक्ति पुनः प्राप्त कर ली। औषधीय भगवान हान ली, आप ये शब्द क्यों कहते हैं? ये संपूर्ण संप्रदाय संभवतः आपके आदरणीय स्व को पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। वांग जिउचू ने स्थिति की जांच करने के बाद हान ली के शब्दों के पीछे के अर्थ का पता लगाने का फैसला किया। फिर मैंने ये क्यों सुना कि ऐसे लोग थे जो मुझे हानि पहुंचाना चाहते थे? हान ली ने गंभीर रूप से हंसते हुए सुस्त स्वर में कहा, N0 वियट एल्बन से उत्पन्न ये सामग्री अज्ञात जानकारी की सुरक्षा करती है। जैसे ही संप्रदाय के नेता वांग ने ये सुना, वह पहले तो डर गए, लेकिन हान ली के गुस्से के संकेत देखने के बाद वह जल्द ही थोड़ा शांत हो गए। चूंकि हान ली ने गुस्से वाले स्वर में बात नहीं की थी और वह खुद ही उससे मिलने आया था, उसने विशेष विवरण जाने बिना बस कुछ अफवाहें सुनी होंगी। ऐसा लगता था कि वांग जिउचू के पास हान ली और सात रहस्य संप्रदाय के बीच संबंधों को सुधारने के लिए अभी भी कुछ छूट थी। औषधीय भगवान हान ली ने शायद गलत समझा होगा। कल उपकारों को भूलने और न्याय का उल्लंघन करने के प्रयास में कुछ पतित लोग वास्तव में संप्रदाय में प्रकट हुए थे। हालांकि कृपया निश्चिंत रहें, इन लोगों को लंबे समय से पकड़ लिया गया है और कड़ी निगरानी में रखा गया है। संप्रदाय का बड़ा बहुमत फिर भी आपके प्रति आभारी है, डॉक्टर हान। हम बिल्कुल भी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे दोस्तों को नुकसान पहुंचे और हमारे दुश्मनों को फायदा हो। एक पल के लिए विचार करने के बाद वांग जिउचू ने विस्मयकारी धार्मिकता के साथ उन शब्दों को बोला। ये सुनकर हान ली मन ही मन बुरी तरह हंसा। जब से उन्होंने अपनी ताकत का खुलासा किया था और इस आपदा के बावजूद सात रहस्य संप्रदाय की सहायता की थी, तब से उन्होंने खुद को कहावतों से सावधान रहने की याद दिला दी थी। पक्षी चले गए, धनुष हटा दिया गया और नदी पार करने के बाद पुल को नष्ट कर देना। उसे विश्वास नहीं था कि दूसरे लोग उसके प्रति दयालु होंगे और उसके प्रति आभारी होंगे, लेकिन मनुष्यों के दिलों को समझना वास्तव में कठिन था। उन्होंने खुद को उन शब्दों के प्रति समर्पित कर दिया जो महापुरुषों ने एक बार कहा था, जब तक लाभ थे, न्याय का उल्लंघन करने के लिए एहसानों को भूल जाना और किसी के परिवार को न पहचानना पानी पीने से कम आम बात नहीं थी। ये भी एक कारण था कि हान ली के घाटी लौटने के बाद उसने साजिशकर्ताओं से मिलने से इनकार कर दिया था। उसने जानबूझकर इन बुजुर्गों को अपना सिर ठंडा करने के लिए मजबूर किया था, अन्यथा लालच की मशाल उनके विवेक को पूरी तरह जला देगी। हालांकि उन्होंने ली फियू को एक संदेश देने के लिए कहा था कि वह बुजुर्गों से मिलेंगे, लेकिन हान ली ने उनसे तय समय पर मिलने की योजना नहीं बनाई थी। भले ही उसकी वर्तमान ताकत जियांग हू के एक सामान्य विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक थी, अगर बुजुर्गों ने कुछ शर्मनाक तरीकों का इस्तेमाल किया, तो बहुत सारे तरीके होंगे जो उसे मारने में सक्षम होंगे। परिणाम स्वरूप वह अपनी सुरक्षा की खातिर जानबूझकर आधे दिन पहले पहुंच गया और गुप्त रूप से अकेले संप्रदाय नेता वांग से मिलने लगा। अभी अभी उसने वांग जिउचू की थोड़ी जांच पड़ताल की थी। इस महान संप्रदाय नेता वांग ने वह सब प्रकट कर दिया था जिसे वह मूल रूप से छिपाना चाहता था। ऐसा लगता था कि इन सात रहस्य संप्रदाय के बुजुर्गों ने वास्तव में ऐसे मामलों पर सोचा था और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही दूसरा पक्ष वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था या सिर्फ इसके बारे में सोच रहा था, इससे उन्हें उस पर कोई क्रोध नहीं आएगा। जब तक उसने सात रहस्य संप्रदाय में नंबर 1 व्यक्ति के साथ अपना व्यवसाय समाप्त किया, तब तक वह पहले ही बहुत दूर जा चुका था। इस प्रकार वह अब उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। एक पल के लिए वांग जिउचू को देखने के बाद उन्होंने रहस्यमय तरीके से कहा, मैं और कोई बकवास नहीं बोलूंगा। मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा, संप्रदाय नेता वांग।
आपके पूज्य स्व और मेरे बीच इस मिलन के बाद मैं इस स्थान से प्रस्थान करूंगा और दूर देश की यात्रा करूंगा। इसकी बहुत संभावना है कि मैं दिव्य इंद्रधनुष पर्वत पर वापस नहीं लौटूंगा। जाने से पहले मैं संप्रदाय नेता के साथ एक समझौता करना चाहता हूं जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। एक सौदा। ये सुनकर कि हान ली चला जाएगा, संप्रदाय नेता वांग स्तब्ध रह गए। हालांकि ये सुनने के बाद कि वह उसके साथ एक सौदा करना चाहता है, वह और भी हतप्रभ रह गया। मैं मेडिसिनल गॉड हान के लिए किस प्रकार का सौदा कर सकता हूँ? वह कुछ परेशान हुए बिना नहीं रह सका। जब दोपहर हुई तो हान ली मूल रूप से निर्धारित समय पर सेटिंग सन समिट के सेक्ट हॉल में दिखाई नहीं दिए। इसके बजाय संप्रदाय नेता वांग उत्साह से कांपते हुए सबसे अंत में बैठक स्थल पर पहुंचे। महान संप्रदाय नेता वांग ने मौके पर घोषणा की कि उन्हें हान ली की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हान ली पहले ही दिव्य इंद्रधनुष पर्वत छोड़ चुके थे। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि हान ली जिंग प्रांत और यहाँ तक कि यू राज्य को भी छोड़ चुका था। परिणाम स्वरूप उनकी सारी परेशानियां पहले ही दूर हो गई थी। जब वहां उपस्थित लोगों ने ये शब्द सुने तो उन सब ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। पूरा मीटिंग रूम एकदम खामोश था। वह अब यहाँ नहीं है, तो फिर क्या हमारी योजनाएं बकवास नहीं हो गईं? क्यों? वह क्यों चला गया? इन लोगों के दिमाग में असहाय विचार घूम रहे थे। TLN पक्षी खत्म हो गए, धनुष हटा दिया गया। एक बार अपना उद्देश्य पूरा कर लेने के बाद किसी से छुटकारा पाना, नदी पार करने के बाद पुल को नष्ट करना, अपना लक्ष्य प्राप्त करने पर अपने उपकारक को त्याग देना, एहसानों को भूल जाना और न्याय का उल्लंघन करना, किसी उपकारक को दांतों तले उंगली दबाना, किसी के परिवार को न पहचानना, आत्म केंद्रित होना और किसी रिश्तेदार की जरूरतों के लिए कोई भत्ता नहीं देना। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 98। गांव में लौटे हान ली के सेलेस्टियल रेनबो पर्वत छोड़ने के कुछ ही समय बाद संप्रदाय के नेता वांग ने घोषणा की कि उन्होंने ली फीयू को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया है और उन्हें डिवीजन हेड डिप्टी से बाहरी ब्लेड डिवीजन के डिवीजन प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है। तब से वांग जिउचू ने उस पर अत्यधिक देखभाल और भरोसा रखा था। इसके अलावा हान ली के तीसरे चाचा एक लापरवाह गलती करेंगे और अब से कई वर्षों बाद भविष्य में संप्रदाय के नियमों को तोड़ देंगे। जब उन्हें अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए थी, संप्रदाय नेता वांग ने हस्तक्षेप किया और उनका बचाव किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। और जहां तक संप्रदाय के नेता वांग की बात है, संप्रदाय के भविष्य के संघर्षों में से एक में कई दुर्जय शत्रुओं का सामना करने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। लेकिन हर बार संप्रदाय के सदस्यों को लगता था कि अंततः वह अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देंगे। संप्रदाय नेता वांग जेड बोतल से एक औषधीय गोली खा लेते थे और किसी तरह चमत्कारिक रूप से जीवित बच जाते थे। इतना ही नहीं, बल्कि वह जीवन शक्ति से भरपूर होकर अब भी उछल कूद कर सकता है। इससे दूसरों को कुछ हद तक ईर्ष्या महसूस हुई और उन्होंने दवा की उत्पत्ति के बारे में विवरण के लिए उससे पूछताछ की। लेकिन निस्संदेह वांग जिउचू इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेंगे। इसके बजाय जब भी वे उससे पूछते तो अप्रासंगिक शब्द बड़बड़ाते। इस प्रकार जो भी लोग उसका रहस्य जानना चाहते थे, वे खाली हाथ लौट आए। वांग जिउचू के निधन के बाद उन्होंने वाइटलिटी राइजिंग पेलेट नामक एक औषधीय गोली छोड़ दी। इस समय तक जेड बोतल के अंदर केवल 3 गोलियां बची थीं। इन 3 गोलियों ने खून का तूफान खड़ा कर दिया और वांग जिउचू के वंशजों के लिए अंतहीन मुसीबतें लेकर आईं। फिर भी ये सभी भविष्य में होने वाली घटनाएं थीं, इसलिए अभी इन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। जहां तक वर्तमान ली फीयू की बात है, उसके हाथ में कुछ बोतलें और एक कागज का नोट था। वह अभी झांग शियाओर के घर से अपने आवास पर वापस लौटा था और उसने अपने घर में अचानक दिखाई देने वाली कई वस्तुओं की खोज की। कागजी नोट हान ली द्वारा छोड़ा गया था और इसमें मौजूद जानकारी बहुत सरल थी।
हान ली ने 7 रहस्य संप्रदाय छोड़ दिया था और शायद कभी नहीं वापस करना। नोट में ये भी उल्लेख किया गया है कि बोतलों के अंदर औषधीय गोलियां थी जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। वे ली फियू के जीवन काल को बढ़ाने में सक्षम होंगे, इसलिए हान ली को उम्मीद थी कि ली फियू उनके उपहार को अस्वीकार नहीं करेंगे। कागज के पीछे हान ली के हस्ताक्षर के पास उसके मुस्कुराते चेहरे की छाप थी। मुस्कुराते हुए चेहरे के बगल में ली फियू और झांग शियाओर को बधाई देते हुए एक वाक्य लिखा था, उम्मीद है कि वे जल्द ही शादी करेंगे और एक साथ कई बच्चे पैदा करेंगे। ली फियू अपने सदमे से उबरने के बाद अपने निवास से बाहर भाग गया और एक छोटी पहाड़ी चोटी पर चढ़ गया जो उसके घर के करीब थी। पहाड़ की चोटी पर ली फियू ने 7 मिस्ट्री संप्रदाय के मुख्य द्वार की ओर देखा और केवल हरा भरा मैदान देखा। वह एक भी छाया चित्र खोजने में असमर्थ था, लेकिन एक बड़ी सांस लेने से पहले उसने आधे दिन तक बिना रुके इंतजार किया। उसके चेहरे पर भाव झलकते हुए कांपते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, अपना ख्याल रखना। मैं आपके भविष्य की राह पर आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ। तभी ली फियू धीरे धीरे पर्वत शिखर से नीचे उतरा। अवसाद उसकी अकेली पीठ से निकल रहा था। इस समय एक घोड़ा गाड़ी रास्ते पर पूर्व की ओर चल रही थी। हान ली और क्रुक सोल गाड़ी के अंदर बैठे थे। हालांकि यह 4 पहियों वाली गाड़ी इतनी तंग नहीं थी। हान ली ने 3 टन चांदी खर्च की थी और वाहन को अस्थायी रूप से किराए पर लिया था ताकि उनमें से केवल 2 ही गाड़ी के भीतर हों। ये लकड़ी की गाड़ी सतह पर घिसी पिटी और फटी हुई दिखाई देती थी, लेकिन इसका आंतरिक भाग वास्तव में बेहद साफ सुथरा था। इतना ही नहीं, जो 2 घोड़े गाड़ी को खींच रहे थे वे अपने जीवन के चरम पर थे, ताकत और जीवन शक्ति से भरे हुए थे। उन्होंने जोरदार ताकत लगाकर गाड़ी को इतनी तेजी से खींचा कि उसकी तुलना उड़ने से की जा सकती थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि हान ली ने इन 2 विवरणों पर ध्यान दिया था कि वह गाड़ी किराए पर लेने के लिए 3 टन चांदी खर्च करने को तैयार था। आमतौर पर इस प्रकार की गाड़ी को किराए पर लेने के लिए केवल 1 टन चांदी ही पर्याप्त होगी। ड्राइवर एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का सामान्य व्यक्ति था जिसने बातचीत में भाग लेने से इनकार कर दिया। जिस समय हान ली ने बातचीत शुरू की थी और दिशा निर्देश मांगे थे, उसके अलावा उसने कोई भी अनावश्यक शब्द नहीं बोला, जिससे हान ली संतुष्ट महसूस कर रहा था। हान ली के बगल में क्रुक सोल था, जिसका कद बहुत बड़ा था और उसके चेहरे को ढकने के लिए एक मुखौटा था, जिससे वह बेहद रहस्यमय लग रहा था। यदि ड्राइवर चुगलखोर हो तो निश्चित ही बहुत परेशानियां होंगी। बुद्धिमान पीले पंखों वाला बादल पंखों वाला पक्षी हान ली के कंधे पर खड़ा था। उसकी आंखें आधी बंद थी, मानो वह आराम कर रहा हो। ऑडियो बुक्स 108 से उत्पन्न ये सामग्री अज्ञात जानकारी की सुरक्षा करती है। क्रुक सोल, जो हान ली के सामने वाली सीट पर था, एक बड़ा पैकेज लेकर आया था। कुछ साफ कपड़ों के अलावा पैकेज में सोना, चांदी और कुछ बोतलें थी जो काफी भारी थी। बाकी चीजों के लिए, जैसे कि डॉक्टर मो की वसीयत और कुछ छोटी विविध वस्तुएं, हान ली उन्हें अपने शरीर पर ले गए, इस डर से कि वह उन्हें गलत जगह रख देगा। हान ली गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा, लकड़ी के पहियों के घूमने पर होने वाली आवाज को सुनता रहा। उसकी अभिव्यक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। 7 रहस्य संप्रदाय को छोड़ने के बारे में उसके निराश होने का कोई कारण नहीं था। एकमात्र चीज जिसे वह पीछे छोड़ना बर्दाश्त नहीं करेगा, वह थी उसका घनिष्ठ मित्र ली फियू। लेकिन इस ज्ञान के साथ कि उनके समकक्ष को उनका नोट और उनके द्वारा बनाई गई गोलियां मिल गई थी, हान ली को उम्मीद थी कि ये ली फियू के लिए अपने जीवन के दूसरे भाग को शांति से बिताने के लिए पर्याप्त होंगे। ये सोचते हुए उसने शरीर को फैलाया, गद्देदार सीटों पर अपनी पीठ टिकाए और झपकी ले ली। जहां तक उसके गंतव्य का प्रश्न है, उसने ड्राइवर को पहले ही सूचित कर दिया था, वह छोटा सा गांव जहां से वह आया था। हालांकि वह जानता था कि यह असंभव है, उसे आशा से परे आशा थी कि जिस क्षण वह अपनी आंखें खोलेगा, वह अपने चारों ओर अपने परिवार के चेहरों को देख पाएगा। उन्हें घर छोड़े हुए इतने साल हो गए थे कि उनकी याददाश्त में उनके चेहरे लंबे समय तक धुंधले हो गए थे।
इस प्रकार इससे पहले कि हानली वास्तव में अपनी यात्रा के अगले चरण पर आगे बढ़े, उसे अपने परिवार के सदस्यों को आखिरी बार देखने की जरूरत थी। यदि नहीं, तो उसके हृदय को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे आश्चर्य है कि मेरी छोटी बहन इस समय कैसी है। वह पहले से ही 16 या 17 साल की होगी, एक वयस्क महिला। मुझे जो पत्र मिले हैं, उनके मुताबिक ऐसा लगता है कि उसकी मंगनी किसी अच्छे परिवार में हुई थी और फिलहाल वह शादी की तैयारी कर रही है। एक कमजोर और छोटी आकृति दिखाई दी हानली के दिमाग में ठीक उसी समय आया जब वह सो रहा था। इस आकृति का मालिक हमेशा उसके पीछे रहता था और चिल्लाता था, चौथा भाई, चौथा भाई। समय सचमुच बहुत तेजी से बीत जाता है। अपनी यादों के साथ इस गर्म माहौल में हानली सो गया। इस बार वह गहरी नींद में सोया और शांति में था, ठीक उस समय की तरह जब वह छोटा था और उसके माता पिता उसके पास थे और उसे खतरे से बचा रहे थे। पीली मिट्टी के रास्ते पर 5 दिनों की यात्रा के बाद हानली को अंततः बहुत दूर एक गांव दिखाई दिया। वहां मिट्टी से बनी नीची दीवार थी, धान के खेतों की कतारें थीं और गड्ढों से भरी वह उबड़ खाबड़ सड़क थी। इन सब ने एक बार हानली को इस हद तक मोहित कर लिया था कि वह रोजाना इसके बारे में सपने देखता था। अब अंततः यह उसकी आंखों के सामने आ गया। हानली ने उत्साह को अपने दिल में दबा लिया। उन्होंने ड्राइवर को गांव के काफी बाहर गाड़ी रोकने की अनुमति दी, जबकि क्रुक्सोल गाड़ी में ही रहा। फिर हानली गांव की ओर चल दिया। वह जितना करीब आता गया, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगता। कुछ समय के लिए हानली उन भावनाओं से अभिभूत हो गया जो उसने बहुत पहले ही महसूस की थी। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 99। प्रस्थान अध्याय 99। प्रस्थान अंत में हानली कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए गांव में दाखिल हुए। जैसे ही वह गांव के प्रवेश द्वार से गुजरा, उसने संगीत वाद्य यंत्रों की खुशी भरी आवाजें सुनी। आश्चर्य की बात है कि जब वह गांव की छोटी छोटी गलियों से गुजर रहा था तो एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हानली का दिल हिल गया। खाली सड़कें और हर्षित ध्वनियां उसके बचपन की यादें थी जिनसे वह अधिक परिचित नहीं हो सकता था। ये स्पष्ट रूप से किसी की शादी का जश्न था। गांव में हर कोई जश्न मनाएगा और मौज मस्ती में शामिल होगा। हानली ने अपना उत्साह बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक समझ को फैलाया। ऐसा करने पर उसे पता चला कि युवा और बूढ़े दोनों गांव के केंद्र में एक साथ एकत्र हुए थे, जैसा कि उसकी उम्मीद थी। हालांकि जिस स्थान पर वे एकत्र हुए थे वह हानली को बहुत परिचित लगा। क्या ये वह घर नहीं था जहां वह रहता था? हानली को कोई छोटी सी रकम देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। ये हो सकता है। आखिरकार हानली को एक हल्का अनुमान लगा। उसने अपनी गति तेज कर दी, तेजी से कई घरों से गुजरा और कई कोनों को घुमाया जब तक कि उसने अपने सामने का दृश्य नहीं देख लिया। कई 100 ग्रामीण एक मिट्टी के आंगन को घेरे हुए थे। आंगन के अंदर खपरल की छत वाले कई घर थे जो आसपास के घरों से बेहतर स्थिति में थे। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर जश्न के शब्दों वाला एक बड़ा बैनर लटका हुआ था। इसके अलावा वाद्य यंत्र बजाने वालों का एक छोटा समूह था जो प्रांगण के सामने काफी शोर कर रहा था। कुछ ग्रामीण खड़े थे, कुछ झुके हुए थे और कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे और बस जमीन पर बैठे थे। 3 और 4 के समूहों में एकत्रित होकर वे फुसफुसाते थे और कभी कभी गर्मागर्म बहस में भी उलझ जाते थे। कुछ लोग आंगन को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते रहे। इसके अलावा वहाँ कई बच्चे वयस्कों की देखरेख में खुशी खुशी एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। इस परिचित दृश्य को देखकर हानली का मन कुछ देर के लिए विचलित हो गया। इस क्षण में ऐसा लगा जैसे वह बहुत पहले अपने बचपन में लौट आया हो और अन्य बच्चों के साथ था, बहुत शोर मचाते हुए उनका पीछा कर रहा था। जे हान परिवार की चौथी बेटी वास्तव में अच्छी किस्मत वाली है। मैंने सुना है कि पति शहर के एक राज्य अधिकारी हैं, वास्तव में अध्ययनशील और विद्वान व्यक्ति हैं। टीएल जे जीप के चटकने की आवाज। सचमुच, और वह उसकी कानूनी पत्नी बनने जा रही है। उसे एक अधिकारी की पत्नी का दर्जा मिलने वाला है। टीएल
उपपत्नी होने के विपरीत कानूनी पत्नी। मैंने सुना है कि हान परिवार ने एक भयावह रूप से बड़ा दहेज दिया था, कई दर्जन टन स्नोफ्लेक चांदी। वे सचमुच अमीर हैं। गांव की महिलाओं की शोर शराबे वाली गपशप ने हान ली को स्तब्ध कर दिया। हान परिवार की चौथी बेटी, क्या वह मेरी छोटी बहन नहीं है? क्या ये सचमुच मेरी छोटी बहन की शादी का दिन हो सकता है? हान ली को अपने अंदर लगातार अस्पष्ट भावनाओं का विस्फोट महसूस हुआ। हालांकि उसने जो सोचा वह एक रहस्य बना रहा। हान ली कई कदम दूर पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, ध्यान से और अटूट रूप से आंगन के गेट को घूर रहा था। अचानक किसी ने दूर से चिल्लाकर कहा, पालकी कुर्सी आ गई है, दूल्हा दुल्हन को लेने आया है। इन शब्दों को सुनकर ग्रामीणों में हंगामा मच गया, जो तुरंत उबलती कड़ाही बन गया आवाजों का। दुल्हन सामने आ गई है, दुल्हन सामने आ गई है, जल्दी आओ और देखो। कोलाहल बच्चों की किलकारी से भी आगे निकल गया। हान ली की आत्मा कांप उठी और वह आंगन के गेट को उत्सुकता से देखता रहा। चरमराहट, लकड़ी के आंगन का द्वार खुला। एक दर्जन से अधिक पुरुष और महिलाएं बाहर आए। उनके बीच लाल शादी का जोड़ा पहने एक युवा महिला थी। इस युवती की ठुड्डी नुकीली थी और उसका रूप सुंदर था। वह 16 या 17 साल की लड़की की तरह थी। इस समय उसका चेहरा उदास था। हान ली ने अपनी आंखें व्यापक रूप से खोली और ध्यान से इस युवा महिला की शक्ल को देखा और अपनी यादों से छोटी बहन के साथ कुछ समानता खोजने की कोशिश की। उसके चेहरे की सामान्य बनावट और उसकी आंखों के कोने के अलावा उसे अपने पुराने दिनों से परिचित होने का कोई अन्य निशान नहीं मिला। उसकी बाकी शक्ल सूरत अब उसकी यादों से छोटी बहन के साथ नहीं जुड़ सकी। सांस, एक लड़की बचपन से नारीत्व तक 8 बार बदलती है। ये शब्द सचमुच अर्थपूर्ण है। हान ली कड़वाहट से मुस्कुराया और फिर अपनी तरफ खड़े लोगों की ओर देखा। ये मोटू तीसरे अंकल हैं। मैं एक नजर में ही बता सकता हूँ कि वह कौन है। वह पहले जैसा ही मोटा है। वह बड़ा सांवला व्यक्ति सबसे बड़ा भाई हान टाई है। उसके निकट की वह महिला उसकी पत्नी होनी चाहिए। एक एक करके उनके नाम पुकारते समय हान ली के मुंह से बुदबुदाहट निकली। इससे किसी तरह उसे थोड़ा आराम मिला। जब उसकी नजर भूरे बालों वाले एक बूढ़े जोड़े पर पड़ी, तो हान ली ने बोलना बंद कर दिया। वह निश्चल होकर पेड़ के पीछे खड़ा रहा। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल हो गई। इन भावनाओं में खुशी, डरपोकपन और घबराहट शामिल थी। उसके माता पिता की उम्र हान ली की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। जब वह पहाड़ों पर गया, तो उसे याद आया कि उसकी माँ के बाल एकदम काले थे। हालांकि उसके सारे बाल अब राख के रंग के हो गए थे। इसके अलावा उनके पिता की मूल रूप से सीधी पीठ अब झुक गई थी। हान ली अवाक रह गया, जबकि उसका दिमाग पेस्ट की गेंद की तरह चक्कर खाने लगा। जो कुछ भी घटित हुआ था, उसके कारण उसे यह ध्यान नहीं आया कि भोर हो चुकी थी। जब तक उसने अपना सिर साफ किया, उसकी छोटी बहन पहले ही लाल रेशम सेडान कुर्सी पर बैठ चुकी थी और उसे दूर ले जाया गया था। एक बड़े सियान घोड़े पर सवार एक विद्वान उसके सबसे पीछे चल रहा था। हान ली ने अपनी दृष्टि उस सेडान कुर्सी पर केंद्रित की जो दूर जा रही थी। उसने भीड़ में अपने माता पिता को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपने माता पिता और कई रिश्तेदारों की उपस्थिति को अपने दिल में गहराई से अंकित कर लिया, तो वह पलट गया। जब वह बड़े कदमों से गांव के बाहर की ओर चला, तो उसके चेहरे पर अटूट दृढ़ संकल्प व्यक्त हो रहा था। हान ली को पता था कि अगर वह एक बार फिर गांव के प्रवेश द्वार से होकर गुजरेगा, तो वह इन लोगों से मिलेगा और अपना शेष जीवन यहीं बिताएगा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जब से उसने शाश्वत वसंत कला में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और अमर साधना के अस्तित्व के बारे में सीखा है, वह सामान्य नश्वर लोगों से बिल्कुल अलग रास्ते पर चला गया है। चाहे दुर्भाग्य हो या सुख, समृद्धि हो या कठिनाई, उसे अपनी पसंद पर कभी पछतावा नहीं होगा। अनुवादक का नोट: पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया। यह आर्यमजय पुस्तक 1 का अंत है। मुझे आशा है कि आपने अब तक श्रृंखला का आनंद लिया है। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 100, जिया युआन शहर, अध्याय 100,
जिया युआन शहर लैन प्रांत यू राज्य के 13 प्रांतों में से 8वां सबसे बड़ा प्रांत है। यह यू राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अपने छोटे आकार के बावजूद ये शिन प्रांत के बाद दूसरे स्थान पर काफी समृद्ध माना जाता है। उपजाऊ भूमि, क्षेत्र से होकर बहने वाली अनगिनत नदियों, झीलों और नहरों के साथ साथ लगातार अनुकूल मौसम के कारण प्रांत अनाज और चावल उगाने के लिए बेहद अनुकूल था। इस प्रकार ये राज्य का सबसे बड़ा फसल उत्पादक बन गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लैन प्रांत के केंद्र में जिया युआन शहर स्थित था। हालांकि यह लैन प्रांत की राजधानी नहीं थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अपने प्रांत का सबसे बड़ा शहर था। ग्रेट लू नहर, जो प्रांत के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी, शहर के केंद्र से होकर गुजरती थी। इसके अलावा कई सड़कें और जलमार्ग भी शहर से होकर गुजरते थे। परिणाम स्वरूप शहर का परिवहन अत्यधिक विकसित हुआ और इसे जल परिवहन का केंद्र, साथ ही व्यापार की मुख्य सड़क माना जा सकता है। क्षेत्र में वाणिज्य, हर साल बड़ी संख्या में व्यापारी और यात्री यहाँ से गुजरते थे, जिससे इस स्थान पर भारी मात्रा में व्यापार होता था। इसलिए ये तथ्य कि जिया युआन शहर प्रांत का सबसे बड़ा शहर बन गया, बिल्कुल भी अजीब नहीं था। जिया युआन शहर में हर तरह का यातायात था। गोदी और नाविक असंख्य थे और शहर में कहीं भी पाए जा सकते थे। नाविक, गाड़ी चालक और अकुशल मजदूर एक बैल पर बालों की संख्या के बराबर थे। सन एर्गो सहित हजारों लोग ऐसे थे जो जीविकोपार्जन के लिए बंदरगाह पर निर्भर थे। टीएल, सन एर्गो, सूर्य एक उपनाम है, आकाश में तारा नहीं, और एर्गो का अर्थ दूसरा कुत्ता है, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है। सन एर्गो की लंबी, झुकी हुई भौहें और टेढ़ी आंखें थीं। इसके अलावा वह एक रिफियन की तरह दिखता था, एक सड़े हुए नाशपाती और एक खराब बेर के बीच का मिश्रण। हालांकि क्योंकि वह चापलूसी और शारीरिक भाषा पढ़ने में कुशल था, वह वास्तव में छोटे गिरोह के नेता की स्थिति को सुरक्षित करने में सक्षम था। कई दसियों अकुशल कुलियों का प्रबंधन करते हुए उन्होंने बंदरगाह से गुजरने वाले व्यापारियों के सामान और सामान का परिवहन करके अपना जीवन यापन किया। यही कारण था कि सन एर्गो के कई अधीनस्थ जल्दी से भोर में एकत्र हुए और सम्मानपूर्वक उन्हें गुड मॉर्निंग दादाजी एर कहकर संबोधित किया, और दादाजी एर आ गए हैं। टीएल, कन्फ्यूशियवाद में स्थिति अक्सर उम्र से जुड़ी होती है। यही कारण है कि आप अक्सर चीनी कहानियों में मैं आपके पिता या ये दादाजी स्वयं का जिक्र करते हुए अहंकारी अभिनय के एक तरीके के रूप में देखते हैं। इन अभिवादनों को सुनकर सन एर्गो कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार दादाजी के रूप में संबोधित किया जाना दर्शाता है कि यहाँ वह कोई रुतबा वाला व्यक्ति था। नतीजतन उन्होंने अहंकार का परिचय दिया। आखिरकार उसने नाक से फुसफुसा कर अपने मातहतों के अभिवादन का जवाब दिया, दादाजी कौन है? क्या ये दादाजी एर्गो नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ केवल 2 पैरों वाला कुत्ता एक आदमी की नकल कर रहा है। टीएल, उनके नाम के शब्दों पर एक नाटक। एर्गो, एर, टू, गो, डॉग, हा 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 हा। उपहास और उपहास का विस्फोट एर्गो के कान में प्रवेश करने वाले शब्दों को छिपा नहीं सका। सन एर्गो ने ये सुनने के बाद उसका चेहरा अचानक डूब गया और उसका मुंह एक पल में गिर गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और गोदी के दूसरी ओर खड़े कई दसियों लोगों की ओर देखा। उसने अपनी निगाहें एक बड़े, मोटे, गहरे रंग के आदमी पर डाली, जैसे उसकी आंखों में नफरत का एक संकेत झलक रहा था। जिया युआन के पूरे शहर में जिन लोगों से सन एर्गो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उनमें से यह बड़ा, गहरे रंग का आदमी निश्चित रूप से उसके शीर्ष 3 में जगह बनाएगा। अगर कोई उसे बताए कि वह सन एर्गो के पूरे परिवार की संपत्ति का उपयोग इस बड़े, गहरे रंग के आदमी को दुनिया से गायब करने के लिए करेगा, तो सन एर्गो को झिझक हो सकती है। लेकिन अगर वह इसे केवल आधे में बदल देता है सन एर्गो की संपत्ति, वह कम से कम सहमत होने में संकोच नहीं करेंगे। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पतन का जीवन जिया था। उनके परिवार की तथाकथित संपूर्ण संपत्ति शुरुआत में बहुत अधिक नहीं थी।
काफी समय तक किसी को नहीं पता था कि उस गहरे रंग के आदमी का नाम क्या था। बंदरगाह पर लोग उन्हें या तो दादाजी ब्लैक या उनके उपनाम ब्लैकबियर्ड के नाम से संबोधित करते थे। वह छोटे गिरोह आयरन फिस्ट ग्रुप का नेता था, जबकि सन एर्गो को फोर्थ लेवल गैंग में समान दर्जा प्राप्त था। परिणाम स्वरूप ये गुट अपने अपने पक्ष के कुलियों की निगरानी के लिए इस गोदी पर पहुंचे थे। एक पहाड़ दो बागों को नहीं समा सकता, इस छोटी सी गोदी की तो बात ही छोड़ दें। परिणाम स्वरूप दोनों गिरोहों के बीच तब से तनावपूर्ण संबंध हैं। व्यापारी ग्राहकों को लेकर कई झगड़ों के बाद उनके रिश्ते और भी खराब हो गए। जब भी दोनों गिरोह एक दूसरे को देखते थे, वे तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य करते थे और एक दूसरे को किनारे कर देते थे, जिससे पूर्ण संघर्ष नहीं होता था। यदि अधीनस्थों ने इस तरीके से कार्य किया, तो यहाँ व्यवसाय के सबसे बड़े लाभार्थियों सन एर्गो और ब्लैकबियर के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये दोनों शख्सियतें एक दूसरे को बड़ी नापसंदगी की नज़र से देखती थीं। हालांकि युवा गिरोह के नेताओं के रूप में ये दोनों जानते थे कि आयरन फिस्ट ग्रुप और फोर्थ लेवल गैंग सहयोगी गिरोह थे। वे तुलनात्मक रूप से बड़े पॉइजन ड्रैगन गैंग को रोकने के लिए एकजुट हुए थे। परिणाम स्वरूप हालांकि दोनों एक दूसरे को इस जगह से दूर भगाना चाहते थे और गोदी पर एकाधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन वे केवल कुछ समय के लिए खुद को रोक सकते थे। हालांकि उन्होंने एक दूसरे के प्रति आक्रोश और रोष जमा कर लिए अपने अधीनस्थों के मौखिक झगड़ों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनके बीच अपमान का आदान प्रदान एक सामान्य घटना बन गई थी जो हर सुबह होती थी। वास्तव में सन एर्गो के अधीनस्थों ने संघर्ष शुरू करने के लिए भी इंतजार नहीं किया। कई चतुर वाक्पटु अधीनस्थों ने बिना किसी विनम्रता के जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन सा जानवर सबसे मूर्ख है? भालू। कौन से भालू सबसे मूर्ख हैं? बिना किसी संदेह के काले भालू। हाँ, जब ब्लैकबियर ने मूल रूप से अपने ही अधीनस्थों को दूसरे पक्ष का उपहास करते हुए सुना था, तो उसके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि ये शब्द सुनने के बाद उनका प्रसन्न चेहरा काला पड़ गया। सन एर्गो मुस्कुराने लगे। प्रसन्न होकर उन्होंने कई मातहतों के कंधे थपथपाकर उन्हें और प्रोत्साहित किया। ब्लैकबियर के अधीनस्थों को मात नहीं देनी थी। सन एर्गो के पक्ष के लोग भी विनम्र नहीं थे। दोनों तरफ से खूब गंदे शब्द बोले गए। हर कोई एक दूसरे का बूढ़ा दादा बन गया और कोई भी पक्ष दूसरे से नहीं डरता था। स्वाभाविक रूप से गोदी पर संघर्ष सुनना सुखद नहीं था। सभी प्रकार की अश्लील अप्रियताओं का आदान प्रदान किया गया। अपने अपने गिरोह के नेताओं के रूप में सन एर्गो और ब्लैकबियर ने शांत भाव से एक दूसरे की ओर देखा। चूंकि वे रुतबे वाले लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपमानजनक झगड़ालू रैकेट में शामिल नहीं हो सकते थे। जैसे ही इन दोनों पक्षों के मुंह और जीभ सूखने वाले थे, लार अचानक बिखर गई। सन एर्गो के अधीनस्थों में से एक ने चिंतित होकर चिल्लाया, एक नाव निकट आ रही है। इन शब्दों ने ब्लैकबियर के लगभग 100 अधीनस्थों को कोसने के लिए उकसाया, जो सभी आश्चर्य से सांस छोड़ रहे थे। उन सभी ने शोर मचाना बंद कर दिया और तुरंत अपनी निगाहें नदी तट की ओर कर ली। आखिरकार चमकती सफेद चांदी क्षणभंगुर मौखिक आनंद से कहीं अधिक आकर्षक थी। हालांकि जब ब्लैकबियर के समूह ने गोदी में नाव की ओर देखा, तो वे कुछ हद तक निराश हुए। वह केवल एक छोटी सी चपटी नाव थी। अधिक से अधिक इसमें केवल 3 से 5 व्यापारी ग्राहक होंगे, जो बिल्कुल भी बड़ी मात्रा में व्यवसाय नहीं था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, ये देखते हुए कि यह गोदी सड़ी गली और छोटी थी। साथ ही इसकी लोकेशन शहर से काफी दूर थी। इन परिस्थितियों में ये स्वाभाविक था कि कोई बड़ी नावें यहाँ नहीं आती। हालांकि व्यापार और वाणिज्य के चरम सीजन के दौरान अन्य गोदियों में बड़ी नावों के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए व्यापारियों के पास यहाँ उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस छोटी नाव के गोदी पर रुकने के बाद 2 लोग नाव से उतरे। एक तो लगभग 17-18 साल का आम नौजवान लग रहा था। दूसरा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 2 सिर लंबा एक बड़ा आदमी था।
नौजवान ने एक सामान्य नीला परिधान पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक छोटा पीला पक्षी बैठा हुआ था। जैसे ही वह बोट से उतरा, उसने चारों ओर देखा। उनकी शक्ल एक ग्रामीण की थी जो पहली बार शहर में आया था। उस विशाल व्यक्ति ने हरे रंग का गाउन और सिर पर एक लबादा पहना हुआ था। उनके चेहरे की बनावट स्पष्ट नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने कपड़े अजीब तरीके से पहने थे। वह विशाल आदमी एक कदम भी पीछे रहने से इनकार करते हुए उस नौजवान के पीछे पीछे चला। उसके हुलिये के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह कोई नौकर है। वह विशाल व्यक्ति और युवा वास्तव में हान ली और क्रुक सोल थे। डॉक्टर मो की मातृभूमि पर पहुंचने से पहले उन्होंने लगातार 3 महीनों तक सड़क पर यात्रा की थी। टेल नोट: ये पुस्तक 2 की शुरुआत है। आप एक शानदार यात्रा पर हैं। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।